बचेगा, क्योंकि उसका भाई एक जीनियस है जिसने अपनी स्किल्स को पूरी जिंदगी मास्टर किया है। हमारा हीरो भी बचपन में जीनियस था, लेकिन उसने अपना सारा टैलेंट शराब पीने में और ट्रेनिंग की जगह लड़कियों के पीछे भागने में बर्बाद कर दिया। फिर भी जब फाइट शुरू होती है, वह अपने भाई की घटिया मूव्स पर हंसता है। वह सब कुछ आसानी से ब्लॉक कर देता है और उससे एक सिंगल स्ट्राइक से खत्म कर देता है। सब हैरान रह जाते हैं, समझ नहीं पाते कि यह कैसे पॉसिबल है। शायद ये सिर्फ लक था, लेकिन जब सबसे ताकतवर नाइट्स में से एक अगले आता है, रिजल्ट वही होता है। क्रिश्चियन उससे और भी जल्दी हरा देता है और सभी नाइट्स के सामने उससे जलील करता है। तब नाइट कमांडर का सब्र टूट जाता है। वह इस बदमाश को अपने नाइट्स का मजाक उड़ाने नहीं देगी और उससे उसकी जगह दिखाने पर आमादा है। अपने खानदान में बाकी सबकी तरह वह भी उससे एक मामूली कचरा समझती है जिससे कहीं शराब पीकर मर जाना है। तो वह एक स्ट्राइक्स के तूफान के साथ आगे बढ़ती है, लेकिन वह सब कुछ ब्लॉक कर देता है, उससे और सभी नाइट्स को एक बार फिर हैरान करते हुए। और जैसे ही वह एक सेकंड के लिए डिस्ट्रैक्ट होती है, वह उसके सीधे चेहरे पर हेडबट करता है। वह अपनी खून देखकर हैरान रह जाती है और फाइट रोक देती है, क्योंकि वह उसे ट्रेनिंग में ट्रेन करने के लिए बहुत खुश है, उसे एक अनस्टॉपेबल वॉरियर में बदलने के लिए। आप सोच रहे होंगे कि ये कमीना एक पल में इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हो गया। बात ये है कि ये अब वही बदमाश नहीं है, फ्यूचर का एक जीनियस उसके बॉडी में आ गया है। क्रिस बेसिकली सब कुछ जानता है, लेकिन किसी चीज में मास्टर नहीं है। वह बस एक एवरेज लड़का है जिसके पास ऐसा टैलेंट है जो उसे कुछ भी एक पल में सीखने देता है। अपना नाम बनाने के लिए वह हीरो की पार्टी में शामिल हो गया। अपने टैलेंट के साथ उसने पार्टी में एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया, हर तरह के टास्क्स को हैंडल करते हुए, जिससे उसे द ग्रेट एक्स्ट्रा का निकनेम मिला। लेकिन उसके पूरी तरह खिलने और अपनी पोटेंशियल को इस्तेमाल करने से पहले उसकी एक दुखद अंत हुई जब एज ऑफ डिस्ट्रक्शन शुरू हुई। यह वह समय था जब डीमन किंग ऑफ कार्नेज, जो मैजिक एम्पायर से था, डोमिनियन ऑफ लाइट में तबाही मचाना शुरू कर दिया। और हीरो एवन उसे रोकने के लिए इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था। जैसा कि एक्सपेक्ट किया गया था, वह फेल हो गए और डोमिनियन ऑफ लाइट आखिरकार डीमन किंग ऑफ कार्नेज के हाथों में चला गया। मरने से पहले हीरो एवन की एक आखिरी ख्वाहिश थी। वह चाहता था कि क्रिस हीरो की रोल में आए। उसने विश किया कि वह टाइम को पीछे कर सके और इस आखिरी ख्वाहिश को सच कर सके। लेकिन क्रिस की फीलिंग्स वैसी नहीं थी। जिंदगी में इतनी मुश्किलों झेलने के बाद यह मौत उसे एक रहम जैसी लगी, तकलीफ से आजादी का एक रास्ता। अगर उसे दूसरा मौका भी मिलता तो क्रिस एक रिच फैमिली में पैदा होना ज्यादा पसंद करता। ये उसका आखिरी ख्याल था मरने से पहले और टाइम में पीछे रिग्रेस करने से पहले। वह मैजिक एम्पायर के एक यंग मास्टर की बॉडी में दोबारा पैदा हुआ, वही एम्पायर जहाँ से डीमन किंग ऑफ कार्नेज आया था। एक्स्ट्रा कॉन्टेक्स्ट के लिए, डोमिनियन ऑफ लाइट वह जगह है जहाँ ह्यूमंस रहते हैं, जबकि मैजिक एम्पायर वह जगह है जहाँ डीमंस रहते हैं, जिन्हें फील्ड्स भी कहा जाता है। वह डार्क मैजिक क्लैन में पैदा हुआ था, जो मैजिक एम्पायर को सपोर्ट करने वाले 12 क्लैंस में से एक है, जैसा कि उसका अजीब नाम सजेस्ट करता है। जो उसे समझ में आता है, वह 15 साल पीछे रिग्रेस हो गया था, एज ऑफ डिस्ट्रक्शन शुरू होने से 5 साल पहले। अब क्रिस एक रिच ब्रैट है, लेकिन जिस बॉडी का वह अब मालिक है, वह बिल्कुल भी प्लेजेंट नहीं है। वह क्रिश्चियन वैन बेरन काजर की बॉडी में है। क्रिस की पिछली जिंदगी की यादों के मुताबिक क्रिश्चियन को वैन उसके मिडिल नेम के रूप में मिलता है, मतलब वह एक ब्रांच फैमिली का हिस्सा है। हाउस ऑफ काउंट खजर बैरन काउंटी की एक ब्रांच फैमिली है, जिसे डार्क मैजिक क्लैन भी कहते हैं। हालांकि खजर फैमिली सिर्फ एक ब्रांच है, फिर भी डार्क मैजिक क्लैन में अपनी अच्छी स्टैंडिंग की वजह से उनके पास बहुत पावर और इन्फ्लुएंस है। उनकी दौलत उनके इन्फ्लुएंस को और बढ़ाती है। खजर फैमिली के स्टेटस को और एम्फसाइज करने के लिए मैजिक एम्पायर में एक भी फील्ड नहीं है जो उनके इन्फ्लुएंस को ना पहचानता हो। खजार फैमिली के 2 पोटेंशियल एयर्स हैं, लेकिन बड़ा बेटा क्रिस्टी ही एक है। क्रिश्चियन एक ट्रबल मेकर है जो हमेशा प्रॉब्लम्स को अट्रैक्ट करता है। लेकिन यहाँ जरूरी बात यह है कि क्रिश्चियन को आखिरकार उसके रिश्तेदारों ने ही मार दिया था। ये क्रिस के लिए बहुत बुरी खबर है, जो अभी क्रिश्चियन की बॉडी में आया है और अब मरने वाला है। क्रिस हमेशा से बस एक रेगुलर रिच फैमिली के बेटे के रूप में पैदा होना चाहता था, बिना किसी फालतू ड्रामा के। लेकिन अपनी बैड लक पर खुद को कोसना उसके लिए अच्छा नहीं होगा, तो उसे मरने से बचने के लिए बहुत सोच समझकर प्लान बनाना होगा। क्रिश्चियन के मरने में अभी 2 साल है। ये ध्यान देना जरूरी है कि उसे हाउस ऑफ काउंट खजार के अंदर ही खत्म किया गया था, एक ऐसा खानदान जो इज्जत को बहुत इंपॉर्टेंस देता है। इसका मतलब शायद क्रिश्चियन बिल्कुल निकम्मा था और इसलिए उसके अपने खानदान ने ही उसे मार दिया, ताकि खानदान के नाम को कोई नुकसान ना पहुंचे। तो क्रिस को उम्मीद है कि अगर वह एक अच्छा इंसान बन जाता है और लो प्रोफाइल रखता है, तो शायद वह मौत से बच सकता है। अब जब मरने का इशू सॉल्व हो गया है, क्रिस अपने सारे पैसे के साथ एक आरामदायक जिंदगी जीने के बारे में सोचने लगता है। लेकिन उसके ख्वाब जल्दी ही टूट जाते हैं जब उसे फ्यूचर में शुरू होने वाली एज ऑफ डिस्ट्रक्शन याद आती है। डीमन किंग ऑफ कार्नेज ने इंसानियत को बलि चढ़ाने और रैग्नारॉक को पूरा करने के लिए जंग शुरू की थी। जब तक किसी को यह रियलाइज हुआ, तब तक बहुत देर हो चुकी थी और डोमिनियन ऑफ लाइट और मैजिक एम्पायर दोनों ही डीमन किंग की सेल्फिश डिजायर की वजह से दुखद अंत को प्राप्त हुए। अगर क्रिस सच में जिंदा रहना चाहता है, तो उसे आने वाले अपोकलिप्स को रोकने का कोई तरीका ढूंढना होगा। डीमन किंग ऑफ कार्नेज अपने आप में पावरफुल है, लेकिन उसके पास मैजिक एम्पायर के वफादार फील्ड्स की पूरी आर्मी भी है। क्रिस इस सारी पागलपन को रोकने का एक ही तरीका है डीमन किंग ऑफ कार्नेज से ज्यादा पावरफुल बनना, और इसका एक ही तरीका है कि वह खुद डीमन एम्परर बने और मैजिक एम्पायर के शिकार पर बैठे। एज ऑफ डिस्ट्रक्शन शुरू होने में उसके पास 5 साल है, जो प्लान बनाने के लिए काफी समय है। अगर वह सक्सेसफुल हो जाता है, तो इसमें कोई शक नहीं कि पूरा मैजिक एम्पायर उसका होगा। बाद में हम क्रिश्चियन को उसके पिता से डांट खाते हुए देखते हैं, क्योंकि वह ग्राउंडेड होने के बावजूद अपने रूम से बाहर निकला था। घर का मुखिया इस बात को हजम नहीं कर पा रहा था कि क्रिस ने कुछ दिन पहले की एम्बैरेसिंग इंसिडेंट के लिए ठीक से पछतावा किए बिना अपना गंदा चेहरा दिखाने की हिम्मत की। काउंट खजार उसे आखिरी वार्निंग देता है, साफ कहता है कि उसकी अगली लापरवाही उसकी आखिरी होगी, जब उसका सर उसके बॉडी से अलग कर दिया जाएगा। काउंट खजार का डरावना, ऑलमोस्ट दम घोंटने वाला ऑरा इतना इंटिमिडेटिंग है कि क्रिस सच में इंस्टिंक्टिवली कांप रहा है। आखिरकार वह अब तक की अपनी सारी गलतियों के लिए सच्चे दिल से माफी मांगता है। क्रिस काउंट खजार के साथ अपने रिश्ते को सुधारने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि वह क्रिश्चियन की उस बुरी इमेज को हटाना चाहता है जो हर किसी के दिमाग में है। यही एक तरीका है जिससे वह अपने प्लान्स को आगे बढ़ा सकता है। वह अपनी माफी जारी रखता है, काउंट के दिल को जीतने की उम्मीद में। लेकिन ऐसा लगता है कि कुछ माफी के शब्द काफी नहीं है। काउंट का अपने बेटे की बातों पर विश्वास करने का कोई इरादा नहीं है, इतनी तकलीफ देने के बाद। इसी बीच क्रिस यह पता लगाने की कोशिश कर रहा है कि इस कमीने क्रिश्चियन ने आखिर ऐसा क्या किया था जिससे काउंट ने उस पर से सारा विश्वास खो दिया।
क्रिस ने क्रिश्चियन के बारे में इतनी हॉरर स्टोरीज सुनी है कि उसे यह भी नहीं पता कि सबसे रीसेंट कौन सी है। तो अपने पिता को याद दिलाता है कि उसने कुछ दिन पहले अपनी यादें खो दी थी। इसकी वजह से उसे यह भी याद नहीं कि उसने ऐसा क्या किया था जिसकी वजह से उसके पिता ने उस पर से सारा विश्वास खो दिया। वह आगे कहता है कि याद करने की कोशिश में उसने अपने पिछले एक्शंस पर गौर किया तो उसे रियलाइज हुआ कि वह अब तक कितना बुरा रहा था। उसने अपने पिता की रेपुटेशन को जो नुकसान पहुंचाया था उसकी पूरी जिम्मेदारी ली, लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद भी काउंट उस पर विश्वास करने को तैयार नहीं है। आखिरकार उसने यह बहाने पहले भी कई बार सुने हैं। अपने पिता को मनाने का कोई और तरीका न देखकर क्रिस एक्सट्रीम जाने का डिसाइड करता है। वह सच्चे दिल से पनिशमेंट केव में भेजे जाने की रिक्वेस्ट करता है। वहाँ 1 महीने तक रहने का ऑफर करता है ताकि प्रूव कर सके कि वह सच में बदल गया है। पनिशमेंट केव का एक क्विक एक्सप्लेनेशन। अपेरेंटली यह एक ऐसी जगह है जहाँ हाई स्टेटस फिएंड्स को कैद किया जाता है। वहाँ कोई लाइट नहीं होती और कैदी की 5 सेंसेस ब्लॉक कर दी जाती है। कुछ ही दिन लगते हैं कैदी का दिमाग पूरी तरह टूटने में, उन्हें पागलपन में धकेलने में। ये सोचकर काउंट कजार को डाउट होता है कि क्रिस कुछ घंटे भी टिक पाएगा। एक पूरे महीने की तो बात ही छोड़ दो, क्रिस ने सभी पॉसिबिलिटीज पर पहले ही गौर कर लिया है, लेकिन यह अपने पिता का विश्वास जीतने का एक ही तरीका बचा है तो वह यह चैलेंज लेने को तैयार है। काउंट कजार क्रिश्चियन को पहले भी कई बड़े वादे करते देख चुके थे तो वह हिचकिचाते हैं। हर बार सिर्फ मायूसी ही हाथ लगी थी, लेकिन इस बार वह साथ देने और उसे एक आखिरी मौका देने को तैयार है। लेकिन वह कहते हैं, एक बात बिल्कुल साफ कर देते हैं, अगर क्रिस एक पूरा महीना वहाँ रहने के बाद भी खुद को एक अलग इंसान प्रूव नहीं कर पाता तो उसे क्लैन से निकाल दिया जाएगा। क्रिस पहले ही जानता है कि वैनिश होना बेसिकली एक डेथ सेंटेंस है। क्रिश्चियन ने अपनी जिंदगी में कई दुश्मन बनाए हैं और जिस पर उसे क्लैन की प्रोटेक्शन मिली वह सब उसकी जान के पीछे पड़ जाएंगे। फिर भी हमारा हीरो चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है, लेकिन अगर वह सक्सेसफुल होता है तो वह अपने पिता से एक फेवर चाहता है। काउंट कजार क्रिस के कॉन्फिडेंस पर हंसते हैं, लेकिन फिर भी मान जाते हैं। बस शर्त यह है कि वह सच में बेहतर के लिए बदले। हालांकि उन्हें बहुत डाउट है कि यह दूर दूर तक पॉसिबल है। बाद में जब क्रिस अपने लैविश रूम में बैठा होता है, एक फिएंड उसे इन्फॉर्म करने आता है कि पनिशमेंट केव तैयार कर दी गई है। इस लड़के का नाम कॉक्स है, एक हाफ वैम्पायर और हाउस ऑफ काउंट कजार का बटलर। क्रिस उसकी बातों को एक्नॉलेज करता है और थोड़ी देर बाद वह वहाँ जाने लगता है, अपने कंधों पर एक लगेज बैग लिए हुए। जैसे ही वह कॉरिडोर से गुजरता है, हर नौकर और घर का मेंबर आपस में फुसफुसाता है। सबको यकीन है कि यह निकम्मा फिर से कुछ प्लॉट कर रहा होगा। उन्हें याद आता है वह रीसेंट ट्रबल जो उसने मचाया था पॉइजन मैजिक क्लैन की यंग लेडी की बेइज्जती करके। मामला इतना खराब था कि काउंट कजार को पर्सनली अपना सर झुकाना पड़ा और पॉइजन मैजिक क्लैन से माफी मांगनी पड़ी। अब समझ में आता है कि काउंट क्रिश्चियन से पहले इतने गुस्से में और डिसमिसिव क्यों थे। वह बेइज्जती इतनी बुरी रही होगी कि वह आदमी शायद शर्म से मर जाना चाहता होगा। कुछ लोग बैकग्राउंड में तो ये तक बेट लगाना शुरू कर देते हैं कि क्रिश्चियन पनिशमेंट केव में 2 दिन से ज्यादा नहीं टिक पाएगा, लेकिन हमारा हीरो बस कॉन्फिडेंस में मुस्कुराता है क्योंकि उसे पता है कि वह उनकी एक्सपेक्टेशंस को सबवर्ट करने वाला है। इसी बीच उसका छोटा भाई साइड से उस पर नजरें रखे हुए देखता है। थोड़ी देर बाद वह आखिरकार पनिशमेंट केव पहुंच जाते हैं, ये एम्फसाइज करने के लिए कि यह जगह कितनी डेंजरस है और प्लीज करीब मत आओ। एंट्रेंस पर 2 डेथ नाइट्स गार्ड के रूप में खड़े हैं। वह इंटिमिडेटिंग लग सकते हैं, लेकिन क्रिस को अंदर जाने से कोई नहीं रोक रहा। लेकिन जैसे ही वह अंदर जाने वाला होता है, उसका छोटा भाई पीछे से आवाज देता है। इस छोटे पंक का एक क्विक इंट्रोडक्शन। जैसा कि आप जानते हैं, वह क्रिश्चियन का बायोलॉजिकल छोटा भाई और एक मॉडल स्टूडेंट है, थर्न वैन बैरन केसर। बाकी इंट्रोडक्शन वेट कर सकता है क्योंकि अचानक ही यह छोटा लड़का अपने बड़े भाई पर एक फास्ट वन पुल करता है, अपनी तलवार की तीखी नोक को क्रिस की आंखों के ठीक सामने रोककर। जबकि हमारा हीरो बाहर से रिएक्ट नहीं करता, उसकी आत्मा उसके अंदर सच में हार्ट अटैक से मर गई थी उस अटैक को आते देखकर। फिर भी क्रिस अपनी कंपोजर बनाए रखता है और अपने छोटे भाई से सवाल करता है, पूछता है कि वह यहाँ क्या कर रहा है। पता चलता है कि थर्न बस अपने बड़े भाई को यह याद दिलाने आया है कि वह कितना पैथेटिक है। वह उसे वार्न करता है कि अगर उसने खानदान का नाम और जलील किया तो वह मर ही जाए तो बेहतर है। इस फाइस्टी छोटे पंख को देखकर क्रिस को पूरा यकीन है कि थर्न ही क्रिश्चियन की पिछली जिंदगी में मौत का जिम्मेदार था। क्रिस एज ऑफ डिस्ट्रक्शन के दौरान थर्न से पहले भी मिल चुका है। वह कर्स मैजिक के लिए फेमस एक फिएंड था। खैर, क्रिस अपने छोटे भाई पर गुस्से से घूरकर रिएक्ट करता है। ऑफ कोर्स वह इंटेंस घूरने थर्न्स को कांपने पर मजबूर करते हैं, जबकि क्रिस अपना टफ गाय एक्ट बनाए रखता है और केव में एंटर करता है, दरवाजा अपने पीछे बंद करते हुए। एटीट्यूड का ये डिस्प्ले थर्न को पूरी तरह गुस्से में ला देता है क्योंकि वह अपने बड़े भाई का ये साइड देखने का आदी नहीं है। क्रिस पर वापस आते हैं, वह दरवाजे से अंदर चलता है। उस अंधेरी केव में कुछ भी देख या सुन नहीं पा रहा है, सिर्फ उसकी उंगलियों के आसपास सबसे हल्की सेंसेशन बची है। इसके बारे में सोचने पर यह सेंसेशन जानकर छोड़ दी गई लगती है ताकि कैदी अपने साथ लाई चीजों को महसूस कर सकें, वरना अगर वह अपनी सप्लाईज में से कुछ ढूंढ नहीं पाए तो भूख से मर सकते हैं। फिर भी एक ऑर्डिनरी पर्सन ऐसी जगह पर जल्दी ही मेंटली ड्रेन फील करेगा, लेकिन इसका क्रिस पर कोई असर नहीं होता। आखिरकार उसने ट्रेजर हंटर के रूप में अपने समय में इससे भी बुरी चीजें झेली हैं। सच कहूँ तो अपनी सेंसेस काट देना बिल्कुल वैसा ही था जैसा वह चाहता था। इस तरह वह अंदर की तरफ फोकस कर सकता है और अपने अंदर देख सकता है। यही एक तरीका है जिससे वह इस बिगड़ी हुई बॉडी को ठीक कर पाएगा। हाँ, इसमें टाइम लगेगा और बहुत सारी लक भी, लेकिन मेडिकल स्किल्स के साथ जो उसने तब सीखी थी जब लोग उसे डिवाइन हैंड कहते थे, प्लस बोन कंप्रेशन आर्ट जो उसने मॉडिफाई की थी, उसे यकीन है कि वह यह कर पाएगा। और अब जब वह रिच गाय है, उसके पास वेरियस प्रॉपर्टीज वाले मैजिक स्टोन्स तक एक्सेस है, तो इस जगह पर अपनी बॉडी को ठीक करना बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। उसने सच में सोचा था कि उसे मैजिक स्टोन्स नहीं मिल पाएंगे क्योंकि वह इतने एक्सपेंसिव होते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि यह रिच होने के पर्क्स में से एक है। अपनी पिछली जिंदगी में हीरो एवन और उसे उन्हें पाने के लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ा था। उसका पहला स्टेप एक व्हाइट मैजिक स्टोन यूज करना होगा जो उसके बॉडी में किसी भी टॉक्सिन्स को प्यूरिफाई करेगा। ये एक बोरिंग प्रोसेस हो सकता है, लेकिन ये एक एसेंशियल स्टेज है। उसे व्हाइट मैना के साथ अपने बॉडी में टॉक्सिन बिल्डअप को बारीकी से साफ करना होगा। सबसे छोटी गलती भी बहुत दर्द देगी, लेकिन क्रिस के लिए यह एक वॉक इन द पार्क है। वह इसे बिना ज्यादा एफर्ट के भी ठीक से हैंडल कर सकता है। इसी बीच काउंट खजार क्रिश्चियन के बारे में अपने बटलर से पूछते हैं। बटलर रिवील करता है कि क्रिश्चियन ने आज्ञा का पालन करते हुए पनिशमेंट केव में एंट्री ली। उसे यकीन है कि क्रिश्चियन इतना टूट जाएगा कि उसमें मदद के लिए आवाज देने की ताकत भी नहीं होगी।
यह परेशान करने वाले शब्द काउंट खजार को और ज्यादा चिंतित करते हैं। वह खुद से सवाल करना शुरू कर देते हैं, सोच रहे हैं कि क्या उसे अंदर जाने देना सही डिसीजन था। काउंट याद करते हैं कि क्रिश्चियन का बचपन में कितना प्रॉमिसिंग फ्यूचर था, तो वह अनश्योर हैं कि वह इतनी अचानक कैसे टूट गया। एक पल के लिए वह यह भी सवाल करना शुरू कर देते हैं कि क्या क्रिश्चियन की एक्सेप्शनल टैलेंट्स उसके सर पर चढ़ गई थी। उसके डाउनफॉल के पीछे का रीजन कुछ भी हो, काउंट क्रिश्चियन को दुखी जिंदगी जीने के बजाय अपाहिज मरते हुए देखना ज्यादा पसंद करेंगे। जितना वह क्रिश्चियन की बातों पर विश्वास करना चाहते हैं, वह ऐसा कर नहीं पाते। आखिरकार यह पहली बार नहीं है जब उसके बेटे ने उसे अपनी चिकनी चोपड़ी बातों से धोखा दिया हो। काउंट फिर अपने बटलर से सवाल करते हैं, पूछते हैं कि क्या उसने क्रिश्चियन को केव में एंटर करते समय कुछ ले जाते हुए देखा था। बटलर कुछ भी रिवील करने में हिचकिचाता है, लेकिन काउंट खजर की स्क्रूटनी के अंडर उसे अपना मुंह खोलना पड़ता है। वह रिवील करता है कि क्रिश्चियन अपने साथ मैजिक स्टोन्स ले गया था केव में। उनमें ड्रीम स्टोन्स भी थे जो किसी को भी हेलुसिनेट कर सकते हैं। बटलर डरता है कि क्योंकि उन्हें ये नहीं पता कि क्रिश्चियन क्या कर रहा है, उन्हें केव को इमीडिएटली खोल देना चाहिए। लेकिन काउंट खजर स्टर्नली जवाब देते हैं, नहीं, इवन अगर क्रिश्चियन कुछ शेडी प्लॉट कर रहा है तो उसे वहाँ दुख से मरने देना और भी जरूरी है। एक महीना गुजर जाता है और काउंट खजर खुद को केव के एंट्रेंस के ठीक बाहर खड़ा पाते हैं। क्रिस के अपीयरेंस से पहले ही काउंट खुद को कन्विंस कर चुके हैं कि उनका बेटा अब तक पूरी तरह बर्बाद हो चुका होगा। लेकिन ऑफकोर्स उनकी किसिनिसिटी की एक्सपेक्टेशंस पूरी तरह सबवर्ट हो जाती है जब वह क्रिश्चियन को केव से बाहर आते हुए देखते हैं, अपने चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान के साथ। जितना सरप्राइजिंग ये है, इसमें कोई शक नहीं कि क्रिश्चियन ने अपना वादा पूरा किया है, एक बिल्कुल अलग इंसान बनकर वापस आकर। काउंट को अपने बेटे की आंखों में वह चमक देखे बिना नहीं रह सकते, कुछ ऐसा जो उन्होंने क्रिश्चियन के बचपन के बाद से नहीं देखा था। यह बदलाव काबिले तारीफ हो सकता है, लेकिन काउंट खजार इमीडिएटली ढील देने वाले नहीं है। वह अब भी इस विश्वास में अटल है कि यह छोटी अचीवमेंट उन्हें यह कन्विंस करने के लिए काफी नहीं है कि उनका बेटा सच में बदल गया है। लेकिन क्रिश्चियन पीछे नहीं हटता। वह साफ कर देता है कि अगर जरूरत पड़ी तो वह और भी ज्यादा मेहनत करता रहेगा। क्रिश्चियन को यकीन है कि उसके पिता को लगता है कि उसने केव को मुश्किल से झेला, लेकिन यह सच से बहुत दूर है। असल में क्रिश्चियन इतना बिजी ट्रेनिंग कर रहा था कि उसे बोर होने का टाइम भी नहीं मिला। सबसे पहले उसने स्वॉर्ड प्ले में मास्टर करने के लिए अपनी बॉडी को ऑप्टिमाइज किया। व्हाइट मोनोस्टोन की वजह से उसकी एनर्जी कभी खत्म नहीं हुई, लेकिन असल गेम चेंजर ड्रीम स्टोन था। बटलर ने उसे नार्कोटिक माना स्टोन केव में ले जाने से रोकने की कोशिश की थी, लेकिन क्रिश्चियन खुश था कि उसने जिद से उन्हें ले ही लिया था। ड्रीम स्टोन से होने वाली हेलुसिनेशंस ने उसके मेटामॉर्फोसिस के समय को बहुत कम कर दिया। उसके अलावा उसने अपने अंदर 2 कोर्स क्रिएट किए। क्रिश्चियन को उस डेडली केव में अचीव किए हर चीज पर गर्व महसूस होता है। उसे यकीन था कि वह एक जीनियस है। आखिरकार 2 कोर्स होना हर रोज की बात नहीं थी। इसकी वजह से उसने अपने लाइट कोर को अपने डार्कनेस कोर के अंदर छुपा दिया। अगर किसी को यह पता चलता तो उनका रिएक्शन एक्सप्लोजिव से कम नहीं होता। लेकिन उसकी किस्मत यही नहीं रुकी। उसने महसूस किया कि केव में कोई था जो उम्मीद कर रहा था कि वह हेलुसिनेशंस के अंदर टूट जाएगा, लेकिन क्रिश्चियन ने उसे एक कैटलिस्ट के रूप में यूज किया खुद को और आगे बढ़ाने के लिए। अब प्रेजेंट में क्रिश्चियन अपने पिता ने जो फेवर वादा किया था उसे कैश इन करना चाहता है। वह ब्लैक स्वैम्प नाइट्स ट्रेनिंग ग्राउंड यूज करने की परमिशन रिक्वेस्ट करता है। ऑफ कोर्स काउंट खजार का चेहरा इमीडिएटली ऐसे बोल्ड और रेकलेस रिक्वेस्ट पर इरिटेशन से बिगड़ जाता है। काउंट के हिसाब से क्रिश्चियन जैसे निकम्मे का वहाँ कोई काम नहीं। आखिरकार ब्लैक स्वैम्प नाइट्स डार्क मैजिक प्लान को सपोर्ट करने वाले 3 ऑर्डर्स ऑफ नाइट्स में से एक है और सिर्फ सबसे इलीट नाइट्स को ही वहाँ अपनी स्किल्स दिखाने की परमिशन है। लेकिन क्रिश्चियन अटल खड़ा है। वह उनके ऑर्डर में ज्वाइन करने को नहीं कह रहा, बस उनके ट्रेनिंग ग्राउंड्स उधार लेना चाहता है। उसे यकीन है कि ब्लैक स्वैम्प नाइट्स की ब्रेवरी देखना उस पर पॉजिटिव इन्फ्लुएंस डालेगा। एक छोटा पॉज लेने के बाद काउंट खजार मान जाते हैं। वह एक स्टर्न वार्निंग देते हैं, नाइट्स के सामने खुद को जलील मत करना, वरना इसका अंजाम तुम्हारी मौत होगी। क्रिश्चियन वार्निंग को एक्नॉलेज करता है और उसके पिता के जाने से पहले वह एक और फेवर मांगता है। बाद में क्रिश्चियन ट्रेनिंग ग्राउंड्स पर पहुंचता है जब वह अपने काम से काम रख रहा होता है। बैकग्राउंड में कुछ नाइट्स आपस में फुसफुसाने लगते हैं, उसे गुड फॉर नथिंग यंग मास्टर के रूप में पहचानते हुए। नाइट्स काउंट के बेटे की बुराई करने से बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाते, जो मैजिक एम्पायर की हालत के बारे में बहुत कुछ कहता है। यहाँ स्ट्रेंथ सोशल स्टेटस से ज्यादा मैटर करती है। क्रिश्चियन के ब्लैक स्वैम्प नाइट्स ट्रेनिंग ग्राउंड्स में आने का एक और रीजन था। वह अपेरेंटली लाइब्रेरी तक एक्सेस चाहता है। उसके पिता ने उसे बताया था कि वह लाइब्रेरी में तभी एंटर कर सकता है जब उसे डिप्टी कमांडर मेलन का लेटर ऑफ रिकमेंडेशन मिल जाए, तभी काउंट खजार उसे की देंगे। देखो, लाइब्रेरी में खजार हाउस के सारे डार्क मैजिक ग्रिमवार्स हैं और डार्क मैजिक सीखने के लिए क्रिस को एक्सेस हासिल करना होगा। जबकि क्रिस कंडीशन पर ऑब्जेक्शन नहीं करता। वह पजल्ड है कि यह जरूरी भी क्यों है जब वह क्लैन का एक इंपॉर्टेंट मेंबर है। उसके पिता उसे उस वक्त की याद दिलाते हैं जब क्रिश्चियन ने एडवांस्ड ग्रिमवार्स ब्लैक मार्केट में बेचने की कोशिश की थी। क्रिस ने भी उस वक्त क्रिश्चियन ने कैसी जिंदगी जीती थी उस पर सवाल करना शुरू कर दिया है। गुड फॉर नथिंग का टाइटल बिल्कुल सही है। अब क्रिस की टॉप प्रायोरिटी डिप्टी कमांडर का रिकमेंडेशन लेना है। आसपास खड़े नाइट्स में क्रिस का छोटा भाई भी मौजूद है। वह एक सेकंड भी वेस्ट नहीं करता और अपने बड़े भाई पर कलरफुल रिमार्क्स की बरसात कर देता है। ऑफ कोर्स क्रिश्चियन को यह बहुत बोरिंग लगता है कि उसे फिर से इस ब्रैट से डील करना पड़ रहा है, लेकिन जब वह इस पर सोचता है तो उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है। शायद यह उसके लिए एक अच्छा मौका हो सकता है। कर्ण अपने बड़े भाई के पास जाता है, उसे मुड़ने और कभी वापस न आने का ऑर्डर देता है। वह इंसिस्ट करता है कि क्रिश्चियन को पनिशमेंट केव में बड़ी मुश्किल से बचाई हुई जिंदगी को बर्बाद नहीं करना चाहिए, लेकिन क्रिस हमेशा की तरह सैसी रहता है। ब्रैट्स को एक बार फिर कांपने पर मजबूर करता है, यह रिवील करके कि उनके पिता ने ही उसे ट्रेनिंग ग्राउंड्स में एंटर करने की परमिशन दी थी। उस पल एक और प्रोमिनेंट फिगर सीन में एंटर करता है। इस औरत की घूर स्टील को भी काट सकती थी और यह साफ है कि वह क्रिश्चियन की यहाँ मौजूदगी को हजम नहीं कर सकती। कोई फर्क नहीं पड़ता अगर काउंट ने परमिशन दी हो। जानकारी के लिए, यह इंटिमिडेटिंग लेडी डेप्यूटी कमांडर मेलन है। उसकी मौजूदगी से ही हवा में 4 स्टार डार्क एनर्जी भर जाती है। क्रिस को एक रोते हुए बच्चे की तरह भागने पर मजबूर करने की एक साफ कोशिश। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, ये हमारे हीरो को इंटिमिडेट करने के लिए बिल्कुल भी काफी नहीं है। ऑनलुकर्स नोटिस करते हैं कि क्रिश्चियन उसकी डार्क एनर्जी से बिल्कुल भी अनशेकेबल है और वह खुद भी टेंस हो जाती है ये रियलाइज करके कि वह इसके सामने कितना अनहिंज्ड लगता है। क्रिश्चियन उसे शांति से ग्रीट करता
है और बात शुरू करता है। वह अपने पिछले गलतियों और लोगों के उस पर विश्वास की कमी को एक्नॉलेज करता है, लेकिन वह यह प्रूव करने के लिए तैयार है कि वह ट्रेनिंग ग्राउंड्स यूज करने के लिए क्वालिफाइड है। क्रिश्चियन प्रपोज करता है कि वह यहाँ मौजूद फील्ड्स में से किसी एक के खिलाफ लड़ेगा और जीत कर खुद को प्रूव करेगा। नेचुरली डेप्यूटी कमांडर मेलन उसके सजेशन को मजाक से ज्यादा कुछ नहीं समझती, लेकिन क्रिश्चियन यहाँ मजाक करने नहीं आया है। एक शांत टोन में वह रिक्वेस्ट करता है कि वह उनकी इंटरेक्शन के दौरान अपनी डार्क एनर्जी का यूज न करे। वह हम्बली एक अनआर्म्ड ड्यूअल मांगता है, क्योंकि उसकी डिबॉच्ड लाइफस्टाइल की वजह से उसकी डार्क एनर्जी की कैपेसिटी अभी वैसी नहीं है जैसी होनी चाहिए। मेलन उसकी रिक्वेस्ट पर गौर करती है। इवन अगर यह एक ड्यूअल है तो वह एयर को चोट पहुंचने नहीं दे सकती। तो वह उसे एक बार फिर पूछती है कि क्या उसके पास सच में वह है जो अनआर्म्ड ड्यूअल में एंगेज करने के लिए चाहिए। क्रिश्चियन कॉन्फिडेंट रहता है और कहता है कि वह अपना ओपोनेंट खुद चूज करना चाहेगा, और वह कोई और नहीं बल्कि उसका छोटा भाई थर्न है। ये थर्न को गुस्से में ला देता है, जो अपने निकम्मे भाई से चैलेंज किए जाने पर बिल्कुल गुस्से में है। इवन मेलन को लगता है कि क्रिश्चियन शेर के मुंह में हाथ डाल रहा है। वह उसे वार्न करती है कि अपना ओपोनेंट ज्यादा समझदारी से चुने, यह देखते हुए कि थर्न ऑलरेडी 2 स्टार लेवल पर है। कॉन्टेक्स्ट के लिए 2 स्टार एक ऐसा लेवल है जहाँ कुछ ही 13 साल के बच्चे पहुंच पाते हैं। अगर आप में रॉ टैलेंट नहीं है तो फर्क नहीं पड़ता कि आप 13 के हो या 23 के, आप इस लेवल की सरफेस तक भी नहीं पहुंच पाएंगे। छोड़ दो उस पर असेंड करना। लेकिन जैसा कि हम पहले ही जानते हैं, क्रिश्चियन भी कोई पुशओवर नहीं है। वह फर्मली डिक्लेयर करता है कि वह अपने से ज्यादा स्ट्रॉन्गर किसी से लड़ना चाहता है, क्योंकि यही एक तरीका है जिससे वह खुद को प्रूव कर सकता है। थर्न से लड़ना उसे लगता है ऑप्टिमल चॉइस है, लेकिन एक कैच है। अगर थर्न अपने ही भाई से लड़ने से डरता है तो ड्यूअल का पूरा डायनामिक बदल जाता है। नेचुरली थर्न इस बेट में फंस जाता है और ड्यूअल एक्सेप्ट कर लेता है। जल्दी ही दोनों ट्रेनिंग ग्राउंड्स के सेंटर में एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं। बाकी फील्ड्स उनके आसपास घूमते हैं, थर्न के जीतने और क्रिश्चियन के हार का कड़वा स्वाद चखने का बेसब्री से इंतजार करते हुए। लेकिन ड्यूअल शुरू होने से पहले क्रिश्चियन जानना चाहता है कि विनर कैसे डिसाइड होगा। वह सजेस्ट करता है कि वह तब तक लड़ेंगे जब तक उनमें से कोई एक सरेंडर न कर दे। मेलन क्रिश्चियन से साफ नाखुश है। उसके बजाय प्रपोज करती है कि वह तब तक लड़ेंगे जब तक एक साइड पूरी तरह इनकैपेसिटेटेड न हो जाए। इस तरह उसे लगता है थर्न को अपने भाई को सीरियसली अपाहिज करने का मौका मिलेगा, क्योंकि उसके पास सरेंडर करने का ऑप्शन नहीं होगा। हमारा हीरो हावेवर अपने ओपोनेंट से ज्यादा खुद से चिंतित है। वह अपने छोटे भाई को सीरियसली मारना नहीं चाहता। ऑफ कोर्स ये जैब्स थर्न को और ज्यादा भड़का देते हैं और वह पहले से ज्यादा गुस्से में है। अपने बड़े भाई को उसकी औकात दिखाने के लिए बेचैन है। क्रिस मौके का फायदा उठाता है और अपने भाई को थप्पड़ मारकर अपना पहला मूव करता है। थप्पड़ जलील करने वाला और बेकार था, लेकिन ड्यूअल शुरू हो चुका है, तो सब फेयर गेम है। थर्न वापस थप्पड़ मारने की कोशिश करता है, लेकिन क्रिश्चियन आसानी से पीछे झुककर उसे डॉज कर देता है। अगर क्रिस सच कहे तो ये प्रैक्टिकली एक अनफेयर फाइट है जिसमें सारी ऑड्स उसके खिलाफ हैं। एक फील्ड के रूप में जिसने अभी तक एक स्टार भी अचीव नहीं किया है, उसके पास डार्क एनर्जी वाले किसी के खिलाफ कोई चांस नहीं है। लेकिन बेयर हैंडेड ड्यूअल में चीजें थोड़ी अलग होती हैं। थर्न की क्लमजी मूव्स क्रिस को वापस अटैक करने का परफेक्ट मौका देती है और क्रिस थर्न के पेट में एक गट रेंचिंग नी स्मैश देता है। क्रिश्चियन के इस बेयर हैंडेड फाइट में जीतने का रीजन उसके पिछली जिंदगी की काउंटलेस बैटल्स से मिला एक्सपीरियंस है। इसके अलावा अगर वह सिर्फ पनिशमेंट केव में अचीव किए डोमिनियन ऑफ लाइट पावर्स को काउंट करे तो वह ऑलरेडी 3 स्टार लेवल पर है। तो बेसिकली उसके ब्रैड भाई का कोई चांस नहीं है। इतनी मार खाने के बाद थर्न बुरी हालत में लग रहा है और इवन ऑनलुकर्स भी बिल्कुल हैरान है। इसी बीच क्रिस अपने छोटे भाई को और परेशान करने के लिए जैब्स फेंकना शुरू करता है। ऐसा लगता है कि उसके सिली रिमार्क्स काम कर रहे हैं। अंदर ही अंदर वह इस ब्रैड को स्ट्रगल करते हुए देखकर बहुत एंजॉय कर रहा है। थर्न दूसरी तरफ को यकीन है कि क्रिश्चियन जरूर कोई ट्रिक यूज कर रहा होगा। क्रिश्चियन उसे बताता है कि कोई ट्रिक नहीं है, बस थर्न वीक सॉस है। वह रिमार्क जोर से लगता है और थर्न को चुभन महसूस होती है। जबकि क्रिस अपनी गूफी टीजिंग जारी रखता है, थर्न और नहीं सह पाता। वह अपनी मुट्ठी बंद करता है। उसे ऑमिनस तरीके से डार्क एनर्जी निकल रही है और एक पंच मारता है। क्रिस डायरेक्ट हिट को आसानी से अवॉइड कर देता है, लेकिन थर्न पंचेस की अपनी रिलेंटलेस बरसात जारी रखता है, जिनमें से कोई भी क्रिस को स्क्रैच नहीं करता। आखिरकार क्रिस एक पंच को कैरी करता है और अपने छोटे भाई की डार्क एनर्जी को कैंसिल करने के बाद वह उस पर एक ब्रूटल हिट लगाता है। वह एक पंच थर्न को खून उगलने के लिए काफी होता है। जमीन पर गिरने से पहले स्पेक्टेटर्स फुसफुसाने और गॉसिप करने लगते हैं, यह मानकर कि थर्न ने या तो अपनी गार्ड डाउन कर दी होगी या फिर अपने ट्रैश भाई को चोट पहुंचाना नहीं चाहता था। आखिरकार थर्न का अपने निकम्मे बड़े भाई से नॉकआउट होना समझ में नहीं आता, लेकिन डेप्यूटी कमांडर मेलन को ठीक पता है कि क्या हुआ और इसकी वजह से वह एस्टोनिशमेंट से बिल्कुल पागल हो रही है। क्रिस दूसरी तरफ मेलन से कंफर्म करना चाहता है कि क्या उसने खुद को प्रूव कर दिया है या अभी भी कुछ बाकी है। मेलन अब भी हैरान है, कंफर्म करती है कि उसने सच में खुद को प्रूव कर दिया है। ये कंफर्मेशन क्रिश्चियन के कानों में म्यूजिक जैसा लगता है और अब वह अपना अगला प्लान शुरू करने के लिए तैयार है। बाद में अपने रूम में बैठा हुआ क्रिस रिफ्लेक्ट करता है कि उसने डार्क मैजिक में आखिरकार 1 स्टार अचीव कर लिया है, क्योंकि वह अभी भी डार्क एनर्जी को हैंडल करने का पूरी तरह आदी नहीं है और क्रिश्चियन ने बहुत सारा रेसिड्यू छोड़ा था। इसमें एक्सपेक्ट से ज्यादा टाइम लगा। जहाँ तक लाइट की पावर को साथ में यूज करने की बात है, उसे अपना लेवल और बढ़ाना होगा, तभी ये पॉसिबल होगा। अचानक उसकी असाइंड मेड मरी उसके बुलावे पर दिखाई देती है। वह असल में एक हाई लेवल इविल स्पिरिट है, एक बैंशी। क्रिस थोड़ा डर जाता है ये देखकर कि वह एक स्पिरिट को अपनी मेड के रूप में यूज कर रहे हैं। वह इतना क्रीप्ड आउट हो जाता है कि वह काउंट से उसे रिप्लेस करने की रिक्वेस्ट करने के बारे में भी सोचता है। खैर वह उसे कुछ जूस लाने का ऑर्डर देता है। ट्रेनिंग शुरू करने से पहले उसे पीने का प्लान करता है। मरी उसके ऑर्डर्स को एक्नॉलेज करती है, लेकिन कंफर्म करना चाहती है कि क्या उसे ह्यूमन ब्लड के साथ जूस बनाना चाहिए, क्योंकि ब्लड जूस किसी भी और चीज से ज्यादा टेस्टी होता है। वह ब्लड जूस पर इंसिस्ट करती रहती है, जबकि क्रिश्चियन उसके मॉर्बिड सजेशन से पूरी तरह डिस्टर्ब है। बस स्ट्रॉबेरी जूस चाहता है और कुछ नहीं। थोड़ी देर बाद जब क्रिश्चियन ट्रेनिंग के लिए निकलने वाला होता है, बटलर पीछे से उसे आवाज देता है, सजेस्ट करता है कि वह जाने के बारे में फिर से सोचे।
बटलर चिंता व्यक्त करता है कि क्रिश्चियन हाल ही में खुद को बहुत ज्यादा पुश कर रहा है। वह साफ तौर पर गर्व महसूस करता है और खुश है यह देखकर कि यंग मास्टर कितना मेहनती और सिंसियर रहा है, भले ही बाकी सब उसे निकम्मा समझते थे। उसने हमेशा क्रिश्चियन पर विश्वास किया है। क्रिश्चियन हावेवर इस कमीने की हिपोक्रेसी को देख सकता है। वह बटलर पर एक डेडली ग्लेयर मारता है। एक मामूली नौकर से कोई वैलिडेशन नहीं चाहता। गरीब बटलर जल्दी से माफी मांगता है क्योंकि उसका मतलब अपनी हद पार करना नहीं था। उन शब्दों के साथ वह गरीब आदमी चला जाता है, क्रिश्चियन को एक अच्छे ट्रेनिंग सेशन की शुभकामनाएं दिए बिना नहीं। क्रिस को हावेवर इस लड़के के बारे में कुछ सस्पिशियस लगता है, लेकिन वह ठीक से ये नहीं समझ पाता कि क्या गलत है। बाद में जब क्रिस ग्राउंड से गुजरता है, वह नोटिस करता है कि आसपास के लोगों का बिहेवियर और आंखों में उसका देखने का तरीका नरम और ज्यादा डोसाइल हो गया है। वह इसे उन्हें धीरे धीरे जीतने का एक अच्छा मौका समझता है। आखिरकार जब लोहा गर्म हो तो क्यों न मारा जाए। अपना बैग रखने के बाद बहते हुए अपनी तलवार चलाना शुरू करता है। एक फील्ड इस पर नोटिस करता है और डेप्यूटी कमांडर मेलन को रिपोर्ट करने जाता है। वह रिपोर्ट करता है कि यंग मास्टर क्रिश्चियन आज फिर ट्रेनिंग ग्राउंड्स पर दिखाई दिए हैं। ये सुनकर डेप्यूटी कमांडर मेलन सीरियस हो जाती है। क्रिश्चियन के एक्शन से उसकी क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है। वह थर्न के साथ अपने ड्यूल के दौरान उसके मूवमेंट्स कितने इंप्रेसिव थे, रिफाइंड और प्रिसाइज, इसे इग्नोर नहीं कर सकती। वह क्रिश्चियन क्या प्लॉट कर रहा है यह पता लगाने के लिए उत्सुक है। जिस बात से वह बेचैन है वह यह है कि क्रिश्चियन अपने भाई की डार्क एनर्जी को परफेक्ट मोमेंट पर डिस्पेल कर पाया था। ये रेवलेशन बताती है कि उसने शुरू से ही बैटल पर कंट्रोल कैसे रखा था। अगर ऐसा है तो उसमें लॉर्ड एशिद बारन को भी पीछे छोड़ने का टैलेंट हो सकता है, जो मेन फैमिली का डायरेक्ट हेयर है। लेकिन फिर भी क्रिश्चियन वैसे हरामजादा है जिसने अपनी डिबॉच्ड लाइफस्टाइल की वजह से अपनी डार्क एनर्जी पहले ही खो दी है। वह अपने और लॉर्ड एशादाबारन के बीच के बड़े पावर गैप को बंद नहीं कर सकता। मेलन बाहर कदम रखती है, क्रिश्चियन की मौजूदगी से अनजान होने का नाटक करते हुए। जब वह असल में बाहर आती है तो वह नोटिस करती है कि क्रिश्चियन ने अपने ओपोनेंट कैनन को हरा दिया है। ऑनलुकर्स हैरान है कि उसने अपने ही एक आदमी को हरा दिया जो एक 1 स्टार फील्ड है। ये समझ से बाहर है कि इस कमीने ने 1 स्टार अचीव कर लिया है। इवन मेलन भी हैरान होकर देखने से खुद को रोक नहीं पाती। क्रिश्चियन दूसरी तरफ इस बात से निराश है कि यह हाईली रिगार्डेड ब्लैक स्वैम्प नाइट्स कितने कमजोर हैं। कोई भी उसके लिए रियल चैलेंज नहीं लगता। वह सोचता है कि क्या यहाँ कोई है जिसमें एक ट्रू फाइटर बनने की हिम्मत है। नेचुरली जो फिends क्रिश्चियन की ताना सुनते हैं वह साफ तौर पर एजिटेटेड हो जाते हैं, यह देखकर कि वह उनकी रैंक्स पर ताना मार रहा है। बड़े फिends में से एक टोरेन क्रिश्चियन को चैलेंज करने के लिए आगे बढ़ता है। यह देखकर क्रिस बस उस बड़े कमीने को आगे आने का इशारा करता है। वह बिल्कुल खुश है कि यह क्लाउन्स उसके जाल में फंस रहे हैं। टोरेन फाइट के लिए उत्सुक अपनी तलवार घुमाता है और वह चेयर एक फियर्स बैक एंड फोर्थ में एंगेज करते हैं। जैसे ही वह ब्लोज एक्सचेंज करते हैं, क्रिस रिफ्लेक्ट करता है कि उसने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वह उसे अपने नाइट के सीक्रेट टेक्निक्स आज्ञा का पालन करते हुए सिखाएंगे। वह अपने ओपोनेंट के हर मूवमेंट पर नोट्स ले रहा है, टेक्निक्स को अपने दिमाग में मैप करते हुए। ज्यादा देर नहीं लगती जब उसे रियलाइज होता है कि टोरेन जो सोर्समैनशिप टेक्निक यूज कर रहा है वह मड सोर्समैनशिप के नाम से जानी जाती है। एक हाईली रूमर्ड स्टाइल। टेक्निक नोट करने के बाद वह खुद उसे ट्राई करने का डिसाइड करता है। जिस पल वह ऐसा करता है वह टोरेन के चेहरे पर एक प्रिसाइज स्ट्राइक लगाता है। बस इतने से ही वह कभी शक्तिशाली टोरेन जमीन चूम रहा होता है। हमेशा की तरह इस फाइट को देखने वाले दूसरे फिends बिल्कुल हैरान हैं, जिसमें डेप्यूटी कमांडर मेलन भी शामिल है। वह अब पूरी तरह रियलाइज करती है कि क्रिश्चियन की थर्न के खिलाफ पिछली जीत कोई फ्लूक नहीं थी। एक बार फिर हमारा हीरो अपनी निराशा व्यक्त करता है। इस सबसे पहले वह इन नाइट्स को बहुत रिस्पेक्ट देता था, लेकिन अब वह सिर्फ पंचिंग बैग से ज्यादा कुछ नहीं निकले। फिर वह डेप्यूटी कमांडर मेलन पर सीधा ताना मारता है, ऐसे कमजोर और पैथेटिक वॉरियर्स को पालने के लिए। साइडलाइंस पर खड़े फिends अच्छी तरह जानते हैं कि क्रिश्चियन को डेप्यूटी कमांडर मेलन से पंगा नहीं लेना चाहिए, और मेलन भी वही सोचती है। उसे यकीन है कि क्रिश्चियन की अनएक्सपेक्टेड विक्ट्रीज उसके सर पर चढ़ रही है, लेकिन हमारा हीरो अपनी प्रॉवेस प्रूव करने के लिए तैयार है, और ऐसा करने के लिए वह उसे सीधा चैलेंज करता है। वह लेडी बेट ले लेती है। गुस्से में वह अपनी तलवार इतनी जोर से घुमाती है कि उसके शील्ड प्रेशर के कारण उनके नीचे की जमीन ऑब्लिटरेट्स हो जाती है। अब तक वह बिल्कुल पागल हो रही है। उसके अंदर का गुस्सा क्रिश्चियन ने उसे जो लगातार जिल्लत दी है उसके बाद उबल रहा है। पावर का ये डिस्प्ले ये दिखाने के लिए है कि वह उसे सेकंड्स में हरा सकती है अगर उसे जरूरत पड़े। हमारा हीरो ये मानने से नहीं हिचकिचाता कि वह अपनी पूरी ताकत से जरूर ऊपर है, लेकिन वह आर्ग्यू करता है कि यह फेयर नहीं है। रूल्स के मुताबिक डार्क एनर्जी का यूज सिर्फ 1 स्टार लेवल तक के ओपोनेंट्स के खिलाफ अलाउड है, और क्योंकि वह सिर्फ 1 स्टार लेवल पर है वह उसके खिलाफ डार्क मैजिक यूज नहीं कर सकती। उसे सिर्फ डार्क एनर्जी यूज करने की परमिशन है। वह क्लेम करता है कि यह फेयर होगा अगर वह वुडन सोर्ड से लड़े। मेलन उसके सजेशन पर मान जाती है। इवन इस हैंडीकैप के साथ उसे यकीन है कि वह सिर्फ एक वुडन सोर्ड से उसके पैरों को तोड़ सकती है। फालतू बातों में टाइम वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं। लेट द बैटल बिगिन। डेप्यूटी कमांडर मेलन इनिशिएटिव लेती है, अपनी तलवार क्रिश्चियन पर फेंकते हुए। वह अपनी तलवार से उसके डायरेक्ट अटैक को ब्लॉक करता है, और वह ब्लोज के एक फियर्स एक्सचेंज में एंगेज करते हैं। उनकी मूवमेंट्स इतनी फास्ट हैं कि ऑनलुकर्स मुश्किल से फॉलो कर पाते हैं। और भी माइंड बॉगलिंग बात यह है कि क्रिश्चियन उसके सामने टिका हुआ है। इवन मेलन खुद भी एजिटेटेड होने लगती है, ये रियलाइज करते हुए कि कोई भी अटैक उस पर लग नहीं रहा, भले ही वह सिर्फ एक कमजोर है और उसके खिलाफ कोई चांस नहीं होना चाहिए। सिचुएशन पिछली फाइट्स जैसी ही अजीब है, जहां उसका ओपोनेंट उस पर एक भी ब्लो नहीं लगा पाया था। उसके चेहरे पर परेशानी देखकर क्रिस उस पर जैब्स फेंके बिना नहीं रह पाता, जो उसे और ज्यादा इरिटेट करता है। वह अपनी तलवार उठाती है, उसमें डार्क एनर्जी चार्ज करते हुए उसे जोर से नीचे गिराती है। क्रिश्चियन आसानी से उसे डॉज कर देता है, उस पर चार्ज करता है और उसके चेहरे पर सीधा हेड स्मैश लगाता है। इम्पैक्ट से उसकी नाक फट जाती है। ये स्ट्राइक हमारे हीरो की तरफ से एक कैलकुलेटेड रिस्क थी। उसने रियलाइज किया कि जब तक मेलन की डार्क मैजिक बाउंड थी वह सिर्फ फिजिकल स्ट्रेंथ से ऐसे ओपनिंग को ब्लॉक नहीं कर पाएगी। उसका हंच बिल्कुल सही था। अगर मेलन एक फील्ड होती जो सिर्फ तलवार पर फोकस करती तो यह काम नहीं करता।
अपने खून बहने के बाद ठंडे पसीने में टूटने के बजाय मेलन जोर से हंसती है। उसे ये थोड़ा क्यूट और फनी लगता है क्योंकि उसने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वह उसे हेडबट करेगा। आखिरकार वह एडमिट करती है कि उसने उसे नीचा देखकर गलती की थी और उसे पर्सनली वह एक्स्ट्रा अटेंशन देने का वादा करती है जो उसकी ग्रोथ बढ़ाने में मदद करेगा। लेकिन फिर क्रिश्चियन कुछ शॉकिंग रिवील करता है। जब उसने उसे हेडबट किया तो उसने उसकी गर्दन पर स्क्रैच किया। अगर उसके नाखून पॉइजन से लगे होते तो वह अब तक मर चुकी होती। मेलन सच्चे दिल से अपनी हार एक्सेप्ट करती है और उसे जो भी विश चाहिए वह पूरी करने के लिए तैयार है। लेकिन वह उसके साथ एक और ड्यूएल चाहती है। क्रिस को रिमैच से कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन वह बदले में एक रिक्वेस्ट करता है। मेलन बिना हिचकिचाहट मान जाती है, मौके का फायदा उठाते हुए। क्रिस पूछता है कि क्या वह उसके सामने घुटने टेक सकती है। ये एक शॉकिंग रिक्वेस्ट है। मेलन के लिए ये एक इम्पॉसिबल आस्क है। उसकी लॉयल्टी डार्क मैजिक क्लैन की मेन फैमिली हाउस बैरन के साथ है। क्रिस उसकी बात समझ जाता है, लेकिन उसे अश्योर करता है कि जब वह क्लैन का अगला लीडर बनेगा तो यह सब मैटर नहीं करेगा। आखिरकार उसे टॉप डॉग बनाएगा। मेलन ये सुनकर हैरान हो जाती है, इसे सिर्फ एक विशुअल थिंकिंग मानकर डिसमिस करती है। आखिरकार सक्सेशन राइट्स के लिए 5 यंग लॉर्ड्स रिकॉग्नाइज्ड हैं और वह सब मेन फैमिली के डायरेक्ट डिसेंडेंट्स हैं। क्रिश्चियन एक हरामजादे के रूप में का कोई चांस नहीं है। क्रिश्चियन एक चतुर मुस्कान फेंकता है, मेलन को याद दिलाते हुए कि ब्रांच फैमिली के मेंबर को यंग लॉर्ड बनने से रोकने वाला कोई रूल नहीं है। रिगार्डलेस वह एक और ड्यूएल का चैलेंज एक्सेप्ट करता है, लेकिन उनकी अगली फाइट 1 महीने बाद होगी और कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होंगे। मतलब वह पूरी ताकत से लड़ सकते हैं। मेलन को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं। असल में वह पहले ही उसकी जिल्लत भरी हार एनविजन कर सकती है। क्रिस दूसरी तरफ उसे ज्यादा श्योर न होने की वार्न करता है। आखिरकार दुनिया अनप्रेडिक्टेबल है। इसके साथ वह उसे अलविदा कहता है और 1 महीने में मिलने का वादा करता है। वह चुपचाप कसम खाता है कि वह उसे यह रियलाइज कराएगा कि उसकी असली लॉयल्टी किसके साथ है। बाद में क्रिश्चियन डिप्टी कमांडर मेलन का लेटर ऑफ रिकमेंडेशन अपने पिता को प्रेजेंट करता है। जैसे ही वह रिकमेंडेशन लेटर देता है, वह फील्ड के लैकलस्टर फंडामेंटल्स पर फीडबैक देने का मौका भी लेता है और सजेस्ट करता है कि उनकी ट्रेनिंग पर और ज्यादा फोकस किया जाए। सीन फिर थोड़ा पहले शिफ्ट होता है, जहां मेलन ने क्रिश्चियन का बैटलफील्ड पर सामना किया था। उसकी ग्रोथ के बारे में सब कुछ अपने पिता को रिवील करती है। उसके लो स्टार रैंक के बावजूद उसने सॉलिड फाउंडेशंस वाले ओपोनेंट्स को आसानी से हरा दिया और इवन मेलन खुद भी उसकी अनएक्सपेक्टेड स्किल से हम्बल हो चुकी थी। वह एडमिट करती है कि उसे फाइट में मजा आया, भले ही हार ने उसे हैरान कर दिया। प्रेजेंट में काउंट अपने बेटे को घूरते रहते हैं, एक लंबी चुपचाप पल लेते हैं, यह इंश्योर करने के लिए कि उनके सामने खड़ा इंसान सच में क्रिश्चियन है। आखिरकार वह अपना हाथ बढ़ाते हैं, लाइब्रेरी की की देते हुए। बाद में क्रिश्चियन को की पकड़े हुए सेटिस्फैक्शन महसूस होती है। उसने न सिर्फ लाइब्रेरी की हासिल की, बल्कि मेलन का विश्वास भी जीता। देखो, मेलन डार्क मैजिक क्लैन की मेन फैमिली से एक फील्ड है। एज ऑफ डिस्ट्रक्शन के दौरान एक 6 स्टार हाई फील्ड थी। अगर क्रिश्चियन पूरे डार्क मैजिक क्लैन पर कंट्रोल करना चाहता है तो उसे मेलन को अपने साइड पर रखना होगा। उसने उसे पूरी तरह अभी तक नहीं जीता है, लेकिन उसे यकीन है कि 1 महीना काफी टाइम होगा। जैसे ही वह अपनी अचीवमेंट्स पर गर्व महसूस करते हुए चला जाता है, उसे काउंट कजार का कंफ्यूज्ड फिर भी अनडिनाइबल प्राउड एक्सप्रेशन याद आता है। क्रिस रिकॉग्नाइज करता है कि फील्ड्स के भी फेमिलियर अटैचमेंट्स होते हैं और वह बता सकता है कि काउंट खजार उसकी पिछली जिंदगी के पिता से कहीं ज्यादा बेहतर पिता है। इस वजह से वह खुद से वादा करता है कि अपने नए पिता को गर्व महसूस कराएगा। लाइब्रेरी के अंदर आने के बाद क्रिस डोमिनियन ऑफ लाइट में फॉरबिडन सारे ग्रिमवार्स पर गौर करता है, जैसे ब्लड मैजिक, समनिंग स्टडीज और कर्स स्टडीज। उनमें से वह शेल्फ से एक बुक निकालता है, लेकिन जैसे ही वह ऐसा करता है, उसकी इविल स्पिरिट मेड अचानक दिखाई देती है, उसे चौंकाती हुई। जब वह पूछता है कि वह वहाँ क्या कर रही है, वह रिवील करती है कि वह पहले इस जगह की लाइब्रेरियन हुआ करती थी। वह ये भी एडमिट करती है कि उसे क्रिश्चियन के लिए फीलिंग्स हैं, लेकिन वह उसकी अफेक्शंस का रेसिप्रोकेट नहीं करता। इसके बावजूद वह उसके साथ फ्लर्ट करती रहती है, जो उसके लिए डिस्कम्फर्टिंग है। एक ज्यादा सीरियस नोट पर वह पॉइंट आउट करती है कि क्रिश्चियन ने जो ग्रिमवार चूज किया है वह एक 4 स्टार डार्क मैजिक बुक है, जिसे बाइंडिंग सील के नाम से जाना जाता है, और वह अनश्योर है कि क्रिश्चियन उसे कैसे समझने का प्लान कर रहा है। क्रिश्चियन अपनी छाती फुलाकर कॉन्फिडेंशियली डिक्लेयर करता है कि वह एक जीनियस है। मरी इस बकवास पर विश्वास नहीं करती है, फिर भी एक सपोर्टिव फैसाड बनाती है और उसकी तारीफ करती है। क्यूरियोसिटी से वह पूछती है कि उसने ये बुक क्यों चूज की, और वह क्रिप्टिकली जवाब देता है कि वह एक चूहा पकड़ने की कोशिश कर रहा है। सस्पेंस हवा में लटका हुआ है जैसे ही सीन क्रिस के फील्ड्स के साथ अपने यूजुअल ड्रिल्स करते हुए ट्रांजिशन करता है। वह अपने पोटेंशियल सस्पेक्ट्स पर रिफ्लेक्ट करता है, जो वह चूहे हो सकते हैं जिन्हें वह ढूंढ रहा है। लिस्ट में पहला है थर्न, उसका छोटा भाई, जो उसे घर में सबसे ज्यादा नफरत करता है। दूसरा है कॉक्स, उनका बटलर, जो क्लैन का डिसेंडेंट नहीं है, लेकिन उसके पास पनिशमेंट केव तक फ्री एक्सेस है। फील्ड्स पावरफुल लोगों को हाई सोशल स्टेटस वालों से ज्यादा रिस्पेक्ट देते हैं, तो कॉक्स का उसके जैसे वीक सॉस के आसपास घूमना समझ में नहीं आता। पॉसिबल है कि कॉक्स के एक्शंस के पीछे कोई थर्ड पार्टी है, लेकिन जो भी है वह क्रिश्चियन को नीचे गिराना चाहता है। सबसे जरूरी बात यह है कि कॉक्स ने उसे पनिशमेंट केव जाने से पहले एक ड्रीम स्टोन दिया था, जो इफेक्टिवली एक डेथ सेंटेंस है। चूहों को पकड़ने के लिए क्रिस उस बदमाश का रोल प्ले करने का डिसाइड करता है जो उसके दुश्मन उसे बनाना चाहते हैं। अगर वह उसे अपनी जिंदगी बर्बाद करते हुए देखेंगे तो उन्हें शायद उम्मीद मिलेगी, जिससे उसके लिए यह पहचानना आसान हो जाएगा कि इस स्कीम के पीछे कौन है। वह अपनी ट्रेनिंग के बीच में अचानक रुक जाता है, सब कुछ कितना मुश्किल है इस पर टैंट्रम फेंकता है। वह दिन के ड्रिल्स छोड़ देता है, आराम करने का डिसाइड करता है। उसका अचानक बदलाव दूसरों को ऑफ गार्ड कर देता है, जैसा उसने एक्सपेक्ट किया था। बाद में डाइनिंग टेबल पर अपने पिता के साथ क्रिस एक ड्रामा करता है। उसका पिता गुस्से से उबलता हुआ खुद को बेवकूफ महसूस करता है कि उसने कभी सोचा था उसका बेटा सुधर सकता है। गहरी निराशा में वह टेबल छोड़ देता है। जैसे ही क्रिस काउंट को उदास देखता है, उसे थोड़ा दुख होता है, लेकिन उसे पता है कि यह फैमिली की भलाई के लिए है। वह चाहे अफवाहें फैलाने के लिए बहुत मेहनत करता है कि वह अपने पुराने और रिबेलियस तरीकों पर वापस आ गया है, जैसे मेड्स को सफाई करते समय परेशान करना, पैसा पानी की तरह बहाना। लेकिन जब वह शराब पीना चाहता है, उसकी पर्सनल मेड हमेशा ऐसी वाइन बनाती है जिसमें अल्कोहल का कोई निशान नहीं होता। क्रिस उससे असली अल्कोहलिक ड्रिंक्स बनाने के लिए कहता है, क्योंकि यह उसके चूहा पकड़ने के प्लान का हिस्सा है। वह उम्मीद कर रहा है कि
कि जो भी इस प्लॉट के पीछे है वह सोचेगा कि वह फिर से वही वेस्टफुल हरामजादा बन गया है जो वह उसे बनाना चाहते हैं। फिर वह बाइंडिंग सील्स में अपनी मास्टरी दिखाता है, स्पेल जो उसकी वफादार मेड को भी हैरान कर देता है। वह यह देखकर हैरान रह जाती है कि उसने पहले ही स्पेल मास्टर कर लिया है। लेकिन क्रिस अपनी जीनियस के बारे में ब्रैग करने में टाइम वेस्ट नहीं करता, कुछ ऐसा जो वह शुरू से क्लेम करता आ रहा है। वह एक्सप्लेन करता है कि जब वह तकलीफ में टाइम स्पेंड कर रहा था, वह चोरी छुपके कई स्पेल्स मास्टर करने के लिए स्टडी भी कर रहा था। उसके सेलिब्रेट करने से पहले उसका छोटा भाई थर्न उसके रूम में बिना बताए आ जाता है। यह देखकर क्रिश्चियन जल्दी से अपना मेंटल स्विच फ्लिप करता है और तुरंत सोबर जीनियस से एक ड्रंकन डिजेनरेट हरामजादे में बदल जाता है, एक लूजर का रोल प्ले करते हुए। थर्न की आंखें गुस्से से छोटी हो जाती हैं क्योंकि उसे आखिरकार यकीन हो जाता है कि उसके बोझो भाई में कुछ भी नहीं बदला है। थर्न की यह गुस्से भरी और इंटेंस रिएक्शन क्रिस को कंफर्म करती है कि वह उसके खिलाफ किसी भी स्कीम में शामिल नहीं है। उसके खिलाफ क्योंकि थर्न क्लीन है, वह उसके साथ अपना सीक्रेट शेयर करने का डिसाइड करता है, ये रिवील करते हुए कि घर में एक चूहा है, एक गद्दार जो उसका डाउनफॉल चाहता है। क्रिस अभी के लिए रेकलेस फूल का पार्ट प्ले करने का प्लान करता है, बिल्कुल वैसा ही बनने का नाटक करता है जैसा उसके दुश्मन उसे बनाना चाहते हैं, ताकि उन्हें आसानी से पहचाना जा सके। अपने भाई को और कन्विंस करने के लिए वह उसे वह वाइन दिखाता है जो वह पी रहा था। थर्न को उसे सूंघने देता है ताकि दिखा सके कि यह फेक है, सिर्फ उसका फसाड मेंटेन करने के लिए। जबकि क्रिस अब भी अनश्योर है कि चूहा कौन है। उसे यकीन है कि वह उन्हें बाहर निकालने के करीब आ रहा है। तभी एक नौकर कांच टूटने की आवाज सुनकर अंदर आता है। क्रिश्चियन तुरंत अपने ड्रंकन पर्सोना में वापस आ जाता है। नौकर से डिमांड करता है कि वह बटलर को बताए कि उसने गलत वाइन भेजी है और उसे सही बॉटल लाने को कहे। नौकर बहुत माफी मांगता है क्रिस को इन्फॉर्म करने से पहले कि कॉक्स अभी बिजी है। अब भी बहुत ज्यादा ड्रिंक्स के बाद एक सेलर जैसा एक्ट करते हुए बटलर से पर्सनली मिलने का डिसाइड करता है। उसका भाई बैकग्राउंड में बस हैरान होकर देख सकता है कि यह हरामजादा शराबी बोझो का रोल कितनी रियलिस्टिकली प्ले कर रहा है। जब क्रिश्चियन आखिरकार कॉक्स से मिलता है, वह गिरे जानबूझकर वाइन की बोतल बटलर के सर पर उलट देता है, जिससे वह उस पर गिर जाती है। वह उस पर इल्जाम लगाता है कि उसने गलत वाइन भेजकर गंदी चालें चलने की कोशिश की। कॉक्स माफी मांगता है और इंसिस्ट करता है कि सही वाइन इमीडिएटली लाई जाएगी। क्रिस हावेवर इंसिस्ट करता है कि वह खुद लाए। कॉक्स शांत रहने की कोशिश करता है, जबकि एक्सप्लेन करता है कि वह कुछ ज्यादा जरूरी चीज से डील कर रहा है और सजेस्ट करता है कि वाइन बाद में डिलीवर की जा सकती है। लेकिन क्रिश्चियन पुश करता रहता है, कॉक्स को भड़काने की कोशिश करता है। आखिरकार कॉक्स वाइन लेने चला जाता है। क्रिस इस हरामजादे के सब्र से हैरान है। हालांकि कॉक्स अपनी इमोशंस को मास्क कर सकता है, क्रिस उससे निकलने वाली हॉस्टिलिटी को महसूस कर सकता है। एक बार क्रिस अकेला हो जाता है। वह उन डॉक्यूमेंट्स को देखना शुरू करता है जो बटलर तैयार कर रहा था। जैसे ही वह पेपर स्कैन करता है, उसके चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान फैल जाती है जब वह नोटिस करता है कि बटलर फंड्स का एम्बेजलमेंट कर रहा था। अगर कॉक्स सच में एक चूहा है तो ये नेचुरल है कि उसने फाइनेंसेस में छेड़छाड़ की होगी, लेकिन अभी तक कोई साफ एविडेंस नहीं है जो कंफर्म करे कि वह सच में चूहा है। जल्दी ही कॉक्स सही वाइन के साथ वापस आता है। क्रिश्चियन अब भी अपना रोल प्ले करते हुए बॉटल एक्सेप्ट करता है और सोचता है कि क्या बटलर उसके इम्प्रूडेंट बिहेवियर से गुस्सा है। बटलर हावेवर अपने यंग मास्टर की सेवा करने का मौका मिलने पर आभारी लगता है। उसके जाने से पहले कॉक्स एक मैसेज देता है कि क्रिश्चियन के दोस्त उससे अपने यूजुअल हाइडआउट पर मिलना चाहते हैं। ऑफ कोर्स क्रिस को कोई आइडिया नहीं कि यह दोस्त असल में कौन है। कॉक्स उसे उनसे बचने की वार्न करता है, क्लेम करता है कि वह तकलीफ है, लेकिन ये क्रिस को और ज्यादा इंट्रिग्स करता है। उसे इन मिस्टीरियस इंडिविजुअल से मिलने के लिए उकसाता है। हाइडआउट पर हमें खाने का एक शानदार स्प्रेड मिलता है। जैसे ही क्रिस वहां बैठा है, उसका ध्यान तुरंत डर से सहमी हुई मेड पर जाता है जो ड्रिंक्स सर्व कर रही है। वह कमेंट किए बिना नहीं रह पाता कि इन सुअरों ने इस गरीब लड़की से अपनी मोटी गांडों के लिए ड्रिंक्स डलवाई है। जैसे ही वह उसे एक ग्लास सर्व करती है, वह उसमें कुछ अजीब नोटिस करता है। बिना हिचकिचाहट के वह वाइन टेबल पर बैठे मोटे आदमी के चेहरे पर फेंक देता है। वह बिना किसी घूम फिर के उन पर इल्जाम लगाता है कि उन्होंने उसके ड्रिंक में कुछ शेडी मिला दिया है। इससे पहले की बातें और बिगड़ जाती हैं। वह डार्क मैजिक यूज करता है मेड को बेहोश करने के लिए। उसे आगे आने वाले सीन से ट्रॉमेटाइज नहीं करना चाहता। ग्रुप उसे डार्क मैजिक यूज करते देखकर हैरान रह जाता है। हैरान है कि क्रिश्चियन ने इतनी पावरफुल टेक्निक्स पहले ही सीख ली है। लेकिन इससे पहले कि वह रिएक्ट करे, हमारा हीरो दोनों कल्प्रिट्स को टेबल पर पटक देता है, खून छिटकते हुए। मोटा आदमी पूछता है कि उस पर अटैक क्यों किया गया। क्रिस जवाब में एक खंजर निकालता है क्योंकि वह उनसे कोई नाटक बर्दाश्त नहीं करेगा। कुछ इंटेरोगेशन के बाद पतला आदमी आखिरकार कन्फेस करता है कि वह सिर्फ किसी के ऑर्डर्स फॉलो कर रहे थे जिसने उन्हें ड्रग्स से ब्लैकमेल किया था, जो उसने और उसके दोस्तों ने स्मगल किए थे। उन्हें क्रिश्चियन को एक मर्डर में फंसाने का ऑर्डर मिला था जो वह मेड पर करने वाले थे। क्रिस मास्टरमाइंड की आइडेंटिटी के लिए उन पर प्रेशर डालता है। पतला लड़का हिचकिचाता है, लेकिन उसे बोलने पर मजबूर करने के लिए हमारा हीरो इस हरामजादे को बताता है कि यहाँ बॉस कौन है। हिचकिचाते हुए पतला हरामजादा सच रिवील करता है, कॉक्स इस प्लॉट के पीछे है। सब कुछ एक्सपोज होने के बाद दोनों लड़के अपनी जान की भीख मांगते हैं। वादा करते हैं कि क्रिश्चियन जो भी कमांड करेगा वह करेंगे। क्रिश्चियन थोड़ी देर सोचने के बाद उन्हें इस शर्त पर छोड़ने को मान जाता है कि वह उसके ऑर्डर्स बिना सवाल के फॉलो करेंगे। बस इसलिए वह उन्हें ये 2 बार वादा कराता है और एक बार वह वादा करते हैं। वह उन पर अपना बाइंडिंग स्पेल यूज करता है। अगले दिन कॉक्स काउंट कजार के पास दौड़कर रिपोर्ट करता है कि क्रिश्चियन ने मर्डर कर दिया है। वह क्लेम करता है कि क्रिश्चियन ने शराब पीकर उस नौकर लड़की को मार दिया था जो उसे ड्रिंक सर्व कर रही थी और उसकी बॉडी को नदी में फेंक दिया। यह सुनकर काउंट तुरंत ऑर्डर देते हैं कि क्रिश्चियन को फीन कोर्ट के सामने लाया जाए ताकि वह अपने एक्शंस के लिए जवाब दे। कोर्ट क्रिश्चियन तुरंत अपनी निर्दोषता प्लीड करता है। काउंट हावेवर कन्विंस नहीं होते और इंसिस्ट करते हैं कि विटनेसेस की टेस्टिमोनीज उसके गिल्ट को प्रूव करेंगी। क्रिश्चियन शांति से डिक्लेयर करता है कि मर्डर कभी हुआ ही नहीं और इसलिए विटनेसेस गलत हो सकते हैं। अपनी बात प्रूव करने के लिए क्रिश्चियन मेड की तरफ इशारा करता है, जो सबको हैरान करते हुए कोर्ट रूम में बिल्कुल जिंदा और सही सलामत चली आती है। दोनों कॉन्स्पिरेटर्स पैनिक करने लगते हैं जब उन्हें रियलाइज होता है कि वह फंसने वाले हैं। मेड रिवील करती है कि क्रिश्चियन ने असल में उसकी मदद की थी, उसे घर तक छोड़कर और उसे किराया देने में मदद करने के लिए पैसे भी दिए थे। जैसा कि उसे पता है, वहाँ खड़े दोनों आदमियों ने ही उसे मारने की कोशिश की थी। कोर्ट
कोर्टरूम में हल्ला मच जाता है और दोनों कल्प्रिट्स अपनी गद्दारी के लिए एक्सपोज हो जाते हैं। आखिरी कील ठोकने के लिए हमारा हीरो अपनी मैजिक मोजो यूज करता है और अपने दोनों दोस्तों को उसके कमांड के अंडर तोता की तरह बोलने पर मजबूर करता है। वह क्रिश्चियन की एक यंग लड़की की जान लेने के बारे में गलत रिपोर्ट देने की बात एडमिट करते हैं। इसके अलावा उन्हें बटलर कॉक्स ने यंग मास्टर को इस मर्डर में फंसाने का ऑर्डर दिया था। हैरानी की बात नहीं कि बटलर पैनिक करने लगता है और खुद का बचाव करना शुरू कर देता है, जैसे उसकी जिंदगी उस पर डिपेंड करती हो, जो हाँ करती है। क्रिस पहले ही जानता था कि यह हरामजादा बिल्कुल ऐसे ही रिएक्ट करेगा, तो उसने पहले ही उसके लिए तैयारी कर ली थी। वह अपने पिता को एड्रेस करता है और कुछ देर के लिए उनकी अथॉरिटी उधार लेने की रिक्वेस्ट करता है, क्योंकि उसे बटलर कॉक्स से एक डायरेक्ट सवाल पूछना है। वह वादा करता है कि यह एक सवाल ही दूध का दूध और पानी का पानी कर देगा। उसका पिता मान जाता है और तुरंत कॉक्स को खुद का बचाव करने का मौका देता है। तो कॉक्स को डिफेंडेंट के स्टैंड में खड़े होने की सलाह दी जाती है। क्रिस के जूरी स्टैंड पर जाने से पहले उसका पिता उसे बताता है कि अगर उसने अपनी अथॉरिटी का गलत इस्तेमाल किया तो उसे तुरंत उससे छीन लिया जाएगा। एक बार क्रिस जजेस स्टैंड पर आ जाता है। वह कॉक्स से उस अथॉरिटी के साथ सवाल करना शुरू करता है जो उसे दी गई है। सबसे पहले वह डिफेंडेंट कॉक्स को कसम खाने के लिए कहता है कि वह सच के अलावा कुछ नहीं बोलेगा। कॉक्स ऑफ कोर्स तुरंत कसम खा लेता है, वैसे भी उसके पास कोई चॉइस नहीं है। लेकिन जैसे ही कॉक्स 2 बार कसम खाता है, हमारा हीरो अपनी बाइंडिंग सील मैजिक यूज करता है उस पर। कोर्टरूम में मौजूद लोग भी नोटिस किए बिना नहीं रह पाते। उनका रिएक्शन हैरानी का होता है, क्योंकि एक मामूली ब्रैट का 4 स्टार डार्क मैजिक वील्ड करना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। आगे बढ़ने से पहले हम इस बाइंडिंग सील के बारे में थोड़ा जानते हैं। बेसिकली हमारे हीरो ने बाइंडिंग सील को मॉडिफाई किया था ताकि उसे लोअर स्टार रैंक के साथ भी यूज किया जा सके, लेकिन उसकी एडिशनल कंडीशंस है। क्रिस को टारगेट को 2 बार कसम खाने की जरूरत होती है। अब समझ में आता है कि उसने कॉक्स को 2 बार कसम क्यों खिलाई और उन दोनों गूंस को भी 2 बार वादा क्यों कराया उनके दिमाग को हाईजैक करने से पहले। अब जब बाइंडिंग सील सक्सेसफुल है, हमारा हीरो इस शिटहेड से पूछता है कि उसने उन दोनों को उसका नाम बदनाम करने के लिए क्यों हायर किया। बाइंडिंग सील कॉक्स के दिमाग को कंज्यूम करना शुरू कर देता है जब वह जवाब देने से बचने की कोशिश करता है। वह दर्द को थोड़ी देर तक एंड्योर कर पाता है, लेकिन आखिरकार वह रिवील करता है कि उसे किसी से ऑर्डर्स मिले थे। जिस आदमी ने उसे ऑर्डर दिया था, उसने उसे फाइनेंसेस में जो करप्शन में वह इन्वॉल्व था उसके बारे में भी धमकाया था। तो कॉक्स के पास कंप्लाई करने के अलावा कोई चॉइस नहीं थी। कॉक्स को और कुछ एडमिट करने से पहले हमारा हीरो उसे कंफर्म करना चाहता है कि क्या वह उस एम्बेजलमेंट के बारे में बात कर रहा है जो वह काउंट के पीछे कर रहा था। इस छोटी फैक्ट को कंफर्म करने के बाद क्रिस ट्रायल को आगे बढ़ाता है। उस आदमी के बारे में पूछता है जिसने उसे ऑर्डर दिया था। जब कॉक्स बोलने से मना करता है तो दर्द बढ़ जाता है। उसे सर एशिड का नाम लेने पर मजबूर करता है। यह खबर सब पर न्यूट की तरह गिरती है जब उन्हें रियलाइज होता है कि डार्क मैजिक क्लैन का दूसरा बेटा सर एशिड दबारिन ही सारे तार खींच रहा था। कॉक्स आगे रिवील करता है कि अब जब उसने सब कुछ उगल दिया है तो उसे एशिड मार देगा। लेकिन इससे पहले कि सर एशिड कॉक्स की जिंदगी के लिए कोई खतरा बन पाए, हमारा हीरो इस गद्दार का सर ठीक काउंट कजार के सामने काट देता है। इससे पहले कि कोई उसके बोल्ड मूव के बारे में बकवास करना शुरू करे, क्रिस क्लैरिफाई करता है कि उसने सिनर को उस अथॉरिटी के अंडर सजा दी जो उसने काउंट से उधार ली थी। काउंट फिर क्रिश्चियन से पूछते हैं कि उसने कॉक्स को मौत की सजा के लायक क्यों समझा। वेल, क्रिस का रीजन सिंपल है। इवन अगर इस हरामजादे को जिंदा छोड़ा जाता तो मेन फैमिली शायद एविडेंस फैब्रिकेट करती और इंसिडेंट को कवर अप करती, और मेन फैमिली के गलत साइड में आना वह आखिरी चीज है जो वह अफोर्ड कर सकते हैं। इसके अलावा इस इंसिडेंट ने सबको रिवील कर दिया है कि एशिड ने उसे कैसे सैबोटाज करने की कोशिश की। अगले पल काउंट कजार एक पोर्टल कंजर्स करते हैं और दोनों पिता और बेटा सीक्रेट ट्रेनिंग ग्राउंड्स में चले जाते हैं प्राइवेट चैट करने के लिए। आखिरकार कोर्टरूम में बहुत ज्यादा लोग थे। जो काउंट को समझ में आता है एशिड सिर्फ सक्सेशन कॉन्फ्लिक्ट की वजह से तकलीफ दे रहा है। काउंट अच्छी तरह जानते हैं कि एक फैमिली की पावर और अथॉरिटी उस सक्सेसर से डायरेक्टली जुड़ी होती है जिसे वह सपोर्ट करते हैं, तो एशिड का थ्रेटेंड महसूस करना नेचुरल है। लेकिन अभी की हालत में काउंट फर्स्ट यंग लेडी को सपोर्ट करना चाहते हैं क्योंकि फर्स्ट यंग लॉर्ड एक ऑप्शन नहीं है। लेकिन ये तब है जब क्रिस खुद को अगले ऑप्शन के रूप में पेश करता है। वह अगला सक्सेसर बनने के लिए वॉलंटियर करना चाहता है। ये कहने की जरूरत नहीं कि काउंट इस आइडिया को डिसमिस करते हैं, ये इम्पॉसिबल है। लेकिन क्रिश्चियन अपने पिता को याद दिलाता है कि ब्रांच फैमिली का कोई भी मेंबर पोटेंशियल सक्सेसर के रूप में रिकॉग्नाइज किया जा सकता है अगर उसके पास नेसेसरी एबिलिटी हो। उसका पिता हावेवर मानते हैं कि यह सिर्फ कागज पर सच है, उनके क्लैन में ऐसा कुछ होना अनप्रेसिडेंटेड है। तब क्रिस अपने पिता को याद दिलाता है कि एशिड उसे एक पोटेंशियल राइवल के रूप में देखता है। यही एक रीजन है जो उसने उसे एलिमिनेट करना चाहा। काउंट एक्नॉलेज करते हैं कि क्रिश्चियन बचपन में एशिड से ज्यादा टैलेंटेड हो सकता था, लेकिन अब तक एशिड बहुत आगे है। क्रिस हावेवर मानता है कि उसने पहले ही उसे पकड़ना शुरू कर दिया है और अपनी ग्रोथ को और तेजी से बढ़ाने के लिए वह अपने पिता से चाहता है कि वह अपनी अथॉरिटी का यूज करके उसे सीक्रेट डार्क राइट के लिए रेकमेंड करे, जो अब से 2 महीने बाद होने वाला है। काउंट उसे याद दिलाते हैं कि राइट में पार्टिसिपेट करने के लिए कम से कम 2 स्टार होना जरूरी है। वेल, यह क्रिश्चियन की कम से कम चिंताओं में से एक है। वह अगले 2 महीने में 2 स्टार तक पहुंचने का वादा करता है, तो वह उम्मीद करता है कि उसका पिता उसे यह फेवर देगा। वेल, ऐसा लगता है कि काउंट के पास यंग मास्टर के कमांड को मानने के अलावा कोई चॉइस नहीं है। बाद में हम नौकर को आपस में फुसफुसाते हुए देखते हैं कि हमारा हीरो कितना बदल गया है। अफवाहें फैल रही हैं कि काउंट उसे पर्सनली ट्रेन कर रहे हैं। क्रिश्चियन जिस ट्रेनिंग से गुजर रहा है वह इतनी टफ कही जाती है कि इवन सीनियर नाइट्स भी मुश्किल से उसे एंड्योर कर पाते हैं। हम फिर तुरंत अपने हीरो पर कट करते हैं जो नई तलवार टेक्निक्स जो उसने सीखी है उसे चीजें काट रहा है। उसकी प्रोग्रेस देखकर इवन काउंट हैरान है कि क्रिश्चियन कितनी तेजी से अडेप्ट कर रहा है, जैसे वह कुछ दिनों में सीख रहा है। काउंट और ज्यादा शॉक्ड होते हैं जब वह क्रिश्चियन को एक ट्रेनिंग डमी के खिलाफ एक और टेक्निक यूज करते हुए देखते हैं, उसके अंगांग काटते हुए। अपेरेंटली क्रिस ने मड सोर्ड्समैनशिप को ब्लैक साइड सॉर्ड एनर्जी के साथ मिक्स किया था, एक अल्टीमेट टेक्निक बनाते हुए जो ऐसी चीज को पूरी तरह काट सकती थी जो मड सोर्ड्समैनशिप अकेला अचीव नहीं कर सकता था। ऑफ कोर्स काउंट की आत्मा ऐसी प्रावेस देखकर बिल्कुल उसके बॉडी से निकल जाती है। नॉर्मली 2 टेक्निक्स को एक साथ यूज करने से कर्सेस कास्ट करना मुश्किल हो जाता है, लेकिन क्रिस उसे सुपर इजी मानकर छोड़ देता है। असल में ये उसके लिए मुश्किल भी नहीं है। 15 दिन गुजर जाते हैं और हम अपने हीरो को जमीन पर पूरी तरह ट्रेंड देखते हैं। जबकि ये आदमी कॉम्प्लेक्स सोर्ड्समैनशिप मोजो कर सकता है, वह दौड़ने के बाद कार्डियो के स्ट्रेन को हैंडल नहीं कर सकता।
और बुरी बात यह है कि इससे चीट करने का कोई तरीका नहीं है क्योंकि स्टैमिना धीरे धीरे जमा होती है। जैसे ही वह सांस लेता है, डेप्यूटी कमांडर मेलन अचानक ही दिखाई देती है। वह बस उसे आने वाले ड्यूल के बारे में एक सॉफ्ट रिमाइंडर देने आई है जो अब करीब है। वह उस भाग्यशाली दिन का बेसब्री से इंतजार कर रही है जब वह फिर से एक दूसरे से लड़ेंगे, जबकि वह खुद को इम्प्रूव करने की पूरी कोशिश कर रहा है। उसे लगता है कि ये अब भी उनके बीच के पावर गैप को बंद करने के लिए काफी नहीं है। इस तरह उसके सामने उसे घुटने टेकने का उसका सपना सिर्फ उसके दिमाग में मौजूद एक ख्याल है, लेकिन क्रिस कॉन्फिडेंट है, इस ख्याल को सच करने के लिए डिटर्मिन्ड है। उसे उसका वॉरियर स्पिरिट पसंद है, तो जाने से पहले वह उसकी तारीफ करती है और उम्मीद करती है कि वह खुद का बेस्ट वर्जन सामने लाएगा, बस उसे इतना एंटरटेन करने के लिए। कॉन्टेक्स्ट के लिए, मेलन अभी अपर 4 स्टार पर है। एक सिंगल स्टेज में 3 टियर्स होते हैं, लोअर, मिडिल और अपर। इवन दो क्रिश्चियन अपर 1 स्टार है, वह अब भी उसके लेवल से बहुत नीचे है, लेकिन ऐसा लगता है कि हमारे हीरो के पास इस गैप को ओवरकम करने का परफेक्ट प्लान पहले ही है। आखिरकार वह अब एक रिच ब्रैट है और वह उसका फायदा उठाने का प्लान करता है। बाद में वह अपनी इविल स्पिरिट मेड मरी से मिलता है, जो बहुत खूबसूरत लगती है। क्योंकि यह उनका पहला आउटिंग एक साथ है, उसने ठीक से ड्रेस होने का ध्यान रखा। ऐसा लगता है कि वह इसे एक डेट में बदल रही है। क्रिश्चियन ऑफ कोर्स उसे साथ आने के लिए इन्वाइट करने से इनकार करता है। उसने बस उसे अपने बैग्स तैयार करने को कहा था और बस। लेकिन जिस तरह मरी इतनी ऑब्सेसिव लगती है, ऐसा नहीं लगता कि गरीब लड़के को चैन मिलेगा। उसने अपने पिता से यह तक पूछा कि क्या वह इस ऑब्सेसिव लव स्ट्रक इविल स्पिरिट से छुटकारा पा सकता है और एक ह्यूमन अटेंडेंट ले सकता है, लेकिन उसके पिता ने दुखी होकर उसे क्रिश्चियन का मरी के साथ मास्टर सर्वेंट कॉन्ट्रैक्ट याद दिलाया। आखिरकार एक हाई रैंक बैंशी को बिना कॉन्ट्रैक्ट के मैनेज नहीं किया जा सकता। और बुरी बात यह है कि अगर वह इस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करना चाहता है तो उसे मरी के साथ एक डीप किस करने की जरूरत है। प्रेजेंट में वापस आते हैं। क्रिश्चियन एक बार फिर मरी को याद दिलाता है कि वह नहीं आ सकती क्योंकि वह ऐसी जगह जा रहा है जहां उन्हें बहुत सारे लोग मिलेंगे। वह चिंता करता है कि वह अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी से लोगों को चोट पहुंचा सकती है जो उसे पसंद नहीं है। ऑफ कोर्स मरी एक हेल्पलेस क्यूट स्नॉबिंग पपी की तरह एक्ट करना शुरू कर देती है, उसे और ज्यादा गिल्ट ट्रिप करने के बाद कि उसने कई दशकों से बाहर की दुनिया नहीं देखी। वह आखिरकार उसे कन्विंस कर लेती है, जबकि क्रिश्चियन हिचकिचाते हुए उसे साथ आने की परमिशन देता है। वह अब भी चाहता है कि वह दूसरे लोगों से दूर रहे। लड़की लिटरली एक रोते हुए मेस से परमिशन मिलने पर एक चार्मिंग प्रिटी लेडी में बदल जाती है। जैसे ही वह उसके पीछे चलना शुरू करती है, वह इस आउटिंग के पर्पस के बारे में काफी क्यूरियस है, जिस पर वह कहता है कि वह कुछ प्रॉफिट्स कमाना चाहता है। मरी जल्दी से उस पर सोने के सिक्के बरसाती है जो उसने उसे कैरी करने को कहा था। उसे याद दिलाती है कि उसके पास पहले ही बहुत पैसा है, तो उसे और क्यों चाहिए। सबसे पहले वह साफ कर देता है कि यह पैसा काफी नहीं है, और दूसरे वह चाहता है कि वह पैसे वापस रखे। खैर, वह अंदाजा लगाती रहती है कि वह क्या ढूंढ रहा है, शायद और सोना या जमीन का मालिकाना हक, लेकिन हर गेस उसका गलत होता है। एक बार वह उस कैरेज तक पहुंच जाते हैं जिससे उन्हें ड्राइव करना है। क्रिश्चियन को इस सफर पर एक और बिन बुलाया मेहमान मिलता है, और वह इंसान है, ऑफ कोर्स, उसका छोटा भाई। थर्न उसके आने का इंतजार एक स्नॉबी भाई की तरह कर रहा था, कुछ ऐसा जो क्रिस ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। अपेरेंटली बच्चा उस पर नजर रखना चाहता है, इन केस वह फिर से अपने स्काउंडल सेल्फ में वापस आ जाए। इसके अलावा यह इससे बेहतर नहीं बनाता कि यह आदमी अपने गैम्बलिंग के इंटेंशंस रिवील करता है। ड्यूड टेट ब्रदर्स जैसा पोर्टफोलियो बनाना चाहता है। गैम्बलिंग बिल्कुल भी बुरी चीज नहीं है, स्पेशली क्योंकि वह डीमंस है और यह उनके राजा द्वारा रेकमेंड की गई एक्टिविटी है। बातें ठीक से हो इसके लिए थर्न अपने भाई को फॉलो करना चाहता है, जो क्रिस को यह इंप्रेशन देता है कि वह सच में उसके लिए चिंता करना शुरू कर रहा है। वह बच्चे को उसके बारे में छेड़ता है, जिससे उसके छोटे भाई से एक फनी रिएक्शन आता है। थर्न उसे गेम में हराना चाहता है, जबकि क्रिस रियलाइज करना शुरू कर रहा है कि वह उसे एक्सप्लॉइट करके बहुत मजा करने वाला है। अपनी ग्लैमरस डेस्टिनेशन पर पहुंचते हुए मरी और थर्न दोनों हैरान हैं। इवेंट में ठीक से अटेंड करने के लिए क्रिस उन्हें मास्क का एक गुच्छा देता है पहनने के लिए, ताकि उनका डिस्गाइज इंश्योर हो। इसके अलावा वह उसे एक सीक्रेट मिशन देता है जो थर्न को नहीं पता। क्रिस बस उसे फॉलो करने का इंस्ट्रक्शन देता है और थोड़ी देर बाद वह बिल्डिंग के अंदर चले जाते हैं। इमीडिएटली आसपास के लोगों द्वारा उन्हें मजाक समझा जाता है। आखिरकार वह उनकी जेब भरने के लिए ताजा बेट थे। कुछ मजा करने के मूड में क्रिस अपने भाई के साथ एक बेट लगाता है। गोल है 1 घंटे में सबसे ज्यादा पैसे कमाना, और लूजर दूसरे पर्सन के लिए एक टाइटल डिसाइड करेगा। क्रिस अपने भाई के लिए एक बहुत लंबा टाइटल चुनता है जो उसे उसकी हार पर बुलाना होगा, और वह बहुत अच्छी तरह अपने छोटे भाई के ईगो को एक्सप्लॉइट करता है ताकि उसे बेट एक्सेप्ट करने पर मजबूर कर सके। छोटा भाई एक फायरी रिजॉल्व के साथ आगे बढ़ता है। जहाँ तक क्रिस की बात है, अपने पहले गेम में वह आसानी से जीत जाता है, लेकिन वह गैम्बलिंग डेन के डार्क सीक्रेट्स जानता है। हाउस स्मार्ट है, ये शुरू में धीरे धीरे छोटी जीत देकर आपके ईगो को भड़काता है, और थोड़ी देर बाद जैसे ही उनका टारगेट एक बड़ा बेट लगाता है, वह उनके नीचे से रग खींच लेते हैं। हालांकि वह उनके डार्क सीक्रेट्स जानता था, वही बात उसके भाई के लिए सच नहीं थी। वह हार रहा था क्योंकि वह उनके जाल में फंस गया था। और बुरी बात यह है कि क्रिस उसे और ज्यादा हारने पर मजबूर करने की कोशिश में उसे परेशान कर रहा था। जब वह कितने पैसे हारे हैं इस पर आर्ग्यू कर रहे होते हैं, क्रिस नोटिस करता है कि कॉनमैन ने पहले ही उसके भाई को एक लूजर के रूप में अपने निशाने पर ले लिया है। उसे लगता है कि वह जल्दी ही बच्चे को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करेंगे। अनॉयड थर्न और ज्यादा गैम्बल करने जाता है, इवन क्रिस की वार्निंग्स के खिलाफ, लेकिन अंदर ही अंदर यही वह चाहता है। कुछ टाइम गुजर जाता है और थर्न और ज्यादा हार जाता है। उस ड्यूरेशन में मरी, जो इनविजिबल हो चुकी थी, पहले ही उनके खिलाफ काम कर रहे सारे कॉनमैन को लोकेट कर चुकी थी। इसी बीच गरीब थर्न एक हैरान करने वाली रकम 10,000 हार जाता है। गैम्बलिंग सेशन के बाद क्रिस एक खास मर्चेंट से मिलने जाता है। नौकर उसके अचानक आने से हैरान है, और वह बिना टाइम वेस्ट किए उन्हें अपने मास्टर को बुलाने का ऑर्डर देता है। मर्चेंट गिल्ड का ग्रांटल खुशी खुशी यंग लॉर्ड की मदद करता है। वह एक चतुर मर्चेंट के रूप में मशहूर है, लेकिन सच ये है कि वह असल में उस गैम्बलिंग डेन का मालिक है जहां वह गए थे। क्रिस उस हरामजादे के साथ एक प्राइवेट चैट रिक्वेस्ट करता है, उस पर इल्जाम लगाते हुए कि उसने अपने छोटे भाई को अपने कॉन्वेंट के साथ स्कैम किया है।
अपने बचाव में मर्चेंट एक्सप्लेन करता है कि उसके अपने आदमियों के एक्शंस पर कोई कंट्रोल नहीं है क्योंकि वह सिर्फ गैम्बलिंग हॉल का मालिक है। लेकिन मरी इस आदमी में मौत का डर पैदा कर देती है। जैसे ही वह घुटने टेक कर अपने किए के लिए माफी मांगता है, वह रहम की भीख मांगता है और किए गए तकलीफों के लिए कॉम्पेंसेशन ऑफर करने को तैयार है। कन्वर्सेशन बिल्कुल वहाँ थी जहाँ क्रिस चाहता था। जैसे ही वह डैमेजेस के लिए 1 मिलियन रुपीस डिमांड करता है, इवन मर्चेंट भी उसकी डिमांड से हैरान है और शेयर करता है कि उनके पास इतना पैसा नहीं है। तो ये आदमी बॉल ड्रॉप करता है और उसके बजाय 2 लाख रुपीस पर आ जाता है। शुक्र है मर्चेंट इतना अफोर्ड कर सकता है, भले ही इसमें उन्हें बहुत कुछ खोना पड़े। आखिरकार क्रिस की एक आखिरी रिक्वेस्ट है। सीन उसके बाद क्या क्रिस ने उस रकम से खरीदा था उस पर जाता है। उसने बहुत सारे कॉम्बैट इक्विपमेंट खरीदे और होली स्वॉर्ड ग्रेनेड भी एक बोनस आर्टिफैक्ट के रूप में मिला। ये वेपन सच में खास है क्योंकि ये हीरो की आत्मा की बलि से बना था। वेपन हीरो की करप्टेड हालत के बाद भी यूज में रहा और डीमंस द्वारा इससे बहुत ज्यादा पूजा जाता था। लेकिन अपनी करंट हालत में यह छोड़ दिया गया है और धूल खा रहा है। क्रिस के पास इसके लिए आखिरकार एक प्लान है। इसके अलावा वह मरी को एक खूबसूरत पेंडेंट देता है जिस पर वह नजर रखे हुए थी एक गिफ्ट के रूप में, ये क्लैरिफाई करते हुए कि इसका मतलब कुछ और नहीं है। मरी हैरान है क्योंकि उसकी मौत के बाद ये पहली बार है जब उसे ऐसा गिफ्ट मिला है। ये उसके लिए सच में खास है। अपने डिसीजन से सेटिस्फाइड क्रिस डिसाइड करता है कि अब उनके घर जाने का टाइम हो गया है। मरी सबसे खुश मुस्कान के साथ जवाब देती है और उसे अब से और ज्यादा ब्लड जूस ऑफर करती है, जो अजीब लगता है जब तक वह रिवील नहीं करती कि जो स्ट्रॉबेरी जूस वह खुशी से पी रहा था उसमें पहले ही कुछ ब्लड था। भाई भगवान से उम्मीद कर रहा है कि यह बस उसकी तरफ से कोई ट्विस्टेड जोक है। इसके अलावा क्रिस रियलाइज करता है कि वह सच में कुछ भूल रहा है, या रादर किसी को। वह असल में थर्न है जिसे लूट लिया गया था जब तक उसके पास सिर्फ 1 रुपया नहीं बचा था। थर्न अपने भाई पर दहाड़ता है कि वह बेसिकली सोता रहा और उसे छोड़ दिया क्योंकि यह आदमी ऑलमोस्ट खुद को गुलाम के रूप में बेचने वाला था अगर किसी ने उसे पहचाना न होता। वह सोता हुआ थर्न को याद दिलाता है कि उसे एक अलग नाम से बुलाना चाहिए। आखिरकार बच्चा बैट हार गया था तो अब उसे उसके कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने पड़ेंगे। डर का एक भारी एहसास थर्न की रूह पर छा जाता है जब उसे रियलाइज होता है कि उसे अपने शिटहेड भाई को हमेशा के लिए ऑनरेबल किंग एम्परर मैजेस्टी बिग ब्रदर कहना पड़ेगा। वह नाम को जोर से बोलने की कोशिश करता है। गरीब लड़का सारी शर्म खा जाता है जबकि क्रिस उसे टॉर्चर करते हुए एंजॉय करता है। वह उसे याद दिलाता है कि अब से उसे प्रॉपर रिस्पेक्ट के साथ एड्रेस करे। थर्न जाने के लिए मुड़ता है, कसम खाता है कि एक दिन वह टेबल्स पलट देगा और उसे इसका पछतावा कराएगा, लेकिन मुझे डाउट है कि वह दिन कभी आएगा। इसी बीच प्लेफुल क्रिस रियलाइज करता है कि उसकी अनिवार्य मौत इस यंग लड़के के हाथों होगी और उसे पता है कि स्कम्बैग एशिड ऐसे आउटकम के लिए इन्वॉल्व्ड है। लंघम के बेटे के रूप में जो उसके डार्क मैजिक क्लैन का एक्टिंग पेट्रियार्क है, एशिड को फैमिली का टॉप एयर बताया जाता है। और भले ही क्रिस बिल्कुल क्रिश्चियन नहीं है बल्कि सिर्फ उसकी बॉडी में है, अगर वह एयर बनता है तो उसके लिए आखिरकार एशिड से रास्ता टकराना अनिवार्य है। उसके साथ फ्यूचर में क्या होता है यह जानते हुए वह एशिड के खिलाफ अपना बदला घोषित करने पर अटल है। लेकिन अभी के लिए उसे मेलन का पूरा सपोर्ट चाहिए चिंता करने के लिए। होली ब्लेड, जिसे ग्रेनेड के नाम से जाना जाता है, उसने अपनी जिंदगी भर कई चैलेंजेस का सामना किया है। फिर भी अब कोई उसे इसलिए नहीं छूता क्योंकि एक भी आदमी ब्लेड को कॉन्कर नहीं कर पाया। हमारा हीरो क्यूरियस है कि वह उस लिस्ट में कहाँ खड़ा है और उसे कसकर पकड़ता है जब अचानक ही उसे एक छोटा शॉक लगता है। इसका मतलब है कि सोर्ड को उसकी डार्क मैजिक पावर्स पसंद नहीं है जो एक्सपेक्ट किया जाना चाहिए क्योंकि यह लाइट का प्रतिनिधित्व करती है। लेकिन हमारा हीरो इस पर रूल्स बेंड करने के लिए तैयार है और मानता है कि उसकी मैजिक पावर के पैटर्न को डिसाइफर करना उसके लिए काम कर जाएगा। फिर वह ब्लेड को बुरी तरह पीटना शुरू करता है, ये जानते हुए कि ये कुछ कर रहा है। अपनी कन्विक्शन दिखाते हुए क्रिस डिक्लेयर करता है कि उसके पास वेपन को तब तक पीटने के लिए पूरा टाइम है जब तक वह हार न मान ले और आखिरकार उसकी बात न मान ले। इस सबसे फनी बात यह है कि वेपन भी उसकी यह घोषणा सुनकर कांप रहा है। कुछ दिन गुजर गए और क्रिस अपने पिता से मिलने ट्रेनिंग ग्राउंड्स पर पहुंचा। अपनी हैरानी में वह अपनी आंखों के सामने एक जानी पहचानी औरत को देखता है जब तक उसे रियलाइज नहीं होता ये औरत कोई और नहीं बल्कि ब्लैक शैडो नाइट्स की कमांडर है, एक खूबसूरत और स्टर्न लेडी जिसे मारियन कहते हैं। उसकी एक लंबी हिस्ट्री है क्योंकि वह एल्डर क्लैन के हेड की बेटी है और डार्क मैजिक क्लैन की मास्टर भी है। साथ ही अपने पिता और लैंगम की बड़ी बहन के रूप में भी सर्व करती है। मारियन एल्डर क्लैन हेड को प्रोटेक्ट करती है और क्लैन के अंदर किसी भी सीक्रेट मिशंस का भी ख्याल रखती है। दूसरे शब्दों में वह डार्क मैजिक क्लैन के एलिट्स में सबसे बुरी बिच को देख रहा था। हालांकि इस बात ने उसकी क्यूरियोसिटी और बढ़ा दी कि वह यहाँ क्या कर रही है। काउंट खजार अपने बेटे को मारियन के पर्पस के बारे में बताते हैं। अपेरेंटली वह कॉक्स के मामले को सुलझाना चाहती है और उसे यह प्रॉब्लम लगता है कि क्रिस ने उस आदमी की जान लेने का जल्दबाजी वाला डिसीजन लिया। ये रियलाइज करते हुए कि वह शायद एशिड की एलाई के रूप में सर्व कर रही है, क्रिस सोचता है कि वह तकलीफ में है। वह मजाक में रिमार्क करता है कि उसके जैसी इंपॉर्टेंट फिगर का एक इतने इंसिग्निफिकेंट मैटर पर ध्यान देना इंटरेस्टिंग है। बच्चे की बोल्डनेस को एड्रेस करते हुए औरत क्लैरिफाई करती है कि वह कॉक्स के लिए अपने सुपीरियर की तरफ से नहीं आई है बल्कि वह क्रिस के लिए आई है। ये सुनकर क्रिस जल्दी रियलाइज करता है कि उसे आखिरकार एल्डर क्लैन हेड को जीतने का गोल्डन टिकट मिल गया है। लेकिन मैरियन की अलग ओपिनियन है और सोचती है कि यह लड़के की घमंड है कि वह मेलन जैसे किसी को चैलेंज करे जबकि वह सिर्फ एक 2 स्टार वॉरियर की स्ट्रेंथ का घमंड कर रहा है। वह मैच को कैंसिल करने का भी सजेस्ट करती है लेकिन हमारा हीरो टॉवल फेंकने के लिए तैयार नहीं है। वह ग्रेनेड पर अपना कंट्रोल रिवील करता है, औरत को बहुत हैरान करते हुए। मैरियन एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि वह इतना बड़ा ट्रबल मेकर होगा और अपने भाई पर चिल्लाती भी है कि उसने अपने बेटे के बारे में झूठी बातें कही। आखिरकार क्रिस आने वाले मैच में एक होली सोर्ड यूज करने का प्लान कर रहा था। वह उसे ताना मारता है, पूछता है कि क्या उसे ऐसा वेपन यूज करने की परमिशन नहीं है, स्पेशली क्योंकि उसका एक ही ऑब्जेक्टिव है, जीतना, चाहे उसके पास कोई भी मेथड हो। मिरियन हैरान होकर रिमार्क करती है कि इवन एल्डर क्लैन हेड भी ग्रेनेड को कॉन्कर नहीं कर पाया था, तो क्रिस जैसा मामूली लड़का सिर्फ घमंड की वजह से उसे यूज करने के लिए अपनी मौत को बुलाएगा। लेकिन क्रिस उसके ईगो से पंगा लेने के मूड में है और ब्लेड को पूरी तरह अनशीथ करता है, ये रिवील करते हुए कि उस पर उसका पूरा कंट्रोल है। पहले तो मारियन सवाल करती है कि क्या ये कोई ट्रिकरी है या वो फेक यूज कर रहा है, लेकिन जिस पल वो ब्लेड को पकड़ती है उसके हाथ को बुरी तरह जला
देता है, जिससे वह ब्लेड को एक तरफ फेंक देती है। वह यकीन नहीं कर सकती कि क्रिस बिना किसी प्रॉब्लम के वेपन को कैजुअली उठा रहा है। वह मेन रीजन नहीं बताता, लेकिन एक चीज रिवील करता है। वह इम्पॉसिबल काम इसलिए कर पा रहा है क्योंकि वह एक जीनियस है। उसकी कॉन्फिडेंट घोषणा ने अभी उसके पिता को इम्प्रेस किया। हालांकि उनका ध्यान तब हट जाता है जब मेलन बाहर आती है और कन्वर्सेशन में शामिल हो जाती है। वह इस बात से इम्प्रेस है कि उसने ब्लेड को टेम कर लिया, लेकिन आर्ग्यू करती है कि उनकी बैटल का आउटकम नहीं बदलेगा, क्योंकि वह इंश्योर करेगी कि आज उसका आखिरी दिन है। बैटल मेलन के एक भारी स्विंग के साथ शुरू होती है, जिससे हमारा हीरो डिफेंसिव पे चला जाता है। उसकी स्पीड और स्ट्रेंथ एक बिल्कुल अलग लेवल पे है, बिना किसी रिस्ट्रिक्शंस के। क्रिस का कॉन्फिडेंस कम होने लगता है जैसे ही उनके ब्लेड्स एक दूसरे से टकराते हैं, क्योंकि ग्रेनेड एक होली सोर्ड है। ये मेलन की ब्लेड की डार्क पावर को अफेक्ट करती है। लेकिन और भी इंप्रेसिव फीट ये है कि ये लड़का ब्लेड यूज करते हुए एक्सीलेंटली मैन्यूवर कर रहा है। वह असल में मेलन को पीछे धकेल रहा है, जिससे काउंट 1000 सवाल करते हैं कि ये कैसे हो रहा है। ऑब्जर्वेंट मैरियन उसके अटैक्स की प्रोसेस को ब्रेक डाउन करती है। क्रिस हर सेकंड डीमन की एनर्जी को एडजस्ट कर रहा है ताकि उसे होली सोर्ड के बैकलैश से तकलीफ न हो। कन्फ्रंटेशन से ब्रेक करते हुए मेलन पूछती है कि क्या उसका ओपोनेंट अभी उसके मूवमेंट्स को प्रेडिक्ट करने की कोशिश कर रहा था। क्रिस प्लेफुल तरीके से शेयर करता है कि उसके पास एक अच्छी नजर है। अब उसे पता है कि सोर्ड्समैनशिप में फुल अटैक करने के लिए एक इनिशियल स्टांस की जरूरत होती है, जैसे एक डाउनवर्ड स्ट्राइड। शोल्डर स्ट्राइक में अपने हाथ को ऊपर उठाना पड़ता है और आपके शोल्डर्स मूवमेंट देते हैं। ये डिटेल नहीं बदली, चाहे आप प्रोफेशनल फाइटर हो या बिगिनर। मेलन सारे स्टॉप्स आउट करने का डिसाइड करती है और उसे एक अलग अप्रोच से शॉक्स करती है। वह कुछ बाइंडिंग स्पेल यूज करती है जो क्रिस को पकड़ लेता है। हालांकि वह उसकी सोर्ड्समैनशिप का फायदा उठा रहा था, मेलन उसे याद दिलाती है कि वह एक मेज भी है, लेकिन इसका भी उस पर ज्यादा असर नहीं होता, क्योंकि क्रिस आसानी से प्यूरिफिकेशन आर्टिफैक्ट यूज करके उसके अटैक को डिस्पेल कर देता है। भाई को अपने पिता का शुक्रिया कहना चाहिए इस आर्टिफैक्ट के लिए, भले ही काउंट कजार को उसे देने की याद भी नहीं। क्रिस रिवील करता है कि वह एक बहुत अच्छा चोर है, तो ठीक है। इसके अलावा उसे लगता है कि किसी का इक्विपमेंट भी उनकी स्किल का प्रमाण है। यह कहते हुए वह एक गोला फेंकता है जो हवा में फट जाता है। मेलन डिस्ट्रैक्टेड थी जब असली ऑर्ब उसके ठीक सामने से आया, जोर से फटते हुए और उसे तबाही में लपेट लेते हुए। क्रिस को यह आर्टिफैक्ट भी खरीदने की याद है, लेकिन उसे पता है कि इतना कुछ उसके ओपोनेंट को हराने के लिए काफी नहीं है। मेलन की ब्लेड आग को काटकर क्रिस तक पहुंचती है, जो न सिर्फ अटैक को ब्लॉक करता है बल्कि मुस्कान के साथ उसके वेपन को भी तोड़ देता है। जितनी ज्यादा ये फाइट चलती है उतना ही वह काउंट कजार को इम्प्रेस करता है। मेलन ऑर्ब के आफ्टर मैच से बाहर आती है और पागलपन से रिवील करती है कि उसे बहुत मजा आ रहा है। लड़की पागल हो गई है और वह क्यूरियस है कि वह अपना अगला अटैक कैसे डील करेगी। इवन मैरियन भी उसे ऐसे हालत में गुस्सा होते देखकर डरती है, लेकिन क्रिस कैपेबिलिटी से इस पल का फायदा उठाता है, उसके अटैक को स्लिप होने देता है। जैसे ही वह ब्लेड को उसकी गर्दन पर टिकाता है, बैटल जीती जाती है। मेलन के सरप्राइज में, मैरियन की निराशा और काजर के अमेजमेंट में। एक बुरा हारने वाला बनने के बजाय मेलन बस जोर से हंसती है, यह रियलाइज करते हुए कि उसने ये सब बस एक बात प्रूव करने के लिए किया और अब वह उस प्रपोजल का रिवॉर्ड चाहता है जो उसने किया था। हालांकि अगर वह उसकी सेवा नहीं करना चाहती तो वह उसकी विशेष का रिस्पेक्ट करने में भी ठीक है। मेलन पूछती है कि क्या उसे और एक्साइटिंग डुएल्स मिलेंगे अगर वह उसके साइड पर रहना चूज करती है। क्रिस वादा करता है कि उनकी बहुत सारी बैटल्स होंगी और उसे ऑफिशियली अपना एलाई बना लेता है। फाइट के बाद हमें मारियन का पर्सपेक्टिव देखने को मिलता है, जिसने डार्क एनर्जी पर उसका मेटिकुलस कंट्रोल नहीं भूला था। उसे साफ याद है कि उसका मास्टर ग्रेनेड को कुछ पल से ज्यादा देर तक झेल नहीं पाया था। होली सोर्ड को कंट्रोल करने के लिए किसी को डार्क मैजिक की वेव्स को लगातार बदलना पड़ेगा, उसके रिजेक्शन इफेक्ट को बाईपास करते हुए। लेकिन प्रैक्टिस या रियल कॉम्बैट में ये बहुत मुश्किल काम है। इवन क्लैन हेड को भी लगता था कि गहना का डीमन या शायद डिमोनिक ड्रैगन ही ऐसा फीट अचीव कर सकता है, या शायद कोई टैलेंटेड फूल जो डार्क एनर्जी के कोर्स को बिना तकलीफ के आसानी से मैनिपुलेट कर सके। इस केस में क्रिस वही इंसान है। उसकी फाइट में जो हुआ वो देखकर मैरियन अपने पिता की विश के आखिरकार सच होने की पॉसिबिलिटी पर हंसती है। अगले सीन में हमें इंटिमिडेटिंग ऑर्ब शेफ्स देखने को मिलते हैं, क्रिस की आंखों के सामने स्किलफुली स्ट्रॉबेरी केक बनाते हुए। उनकी स्किल्स कोई मजाक नहीं है और शेफ क्यूरियस है कि यंग मास्टर आज सभी जगहों में से यहाँ क्या करने आए हैं। अपेरेंटली क्रिस कुछ कुकीज बनाना चाहता है ताकि वह किसी को दे सके। उसकी अनोइंग फ्रीकी एस मेड जेलस है कि वह शायद गर्लफ्रेंड ढूंढ रहा है, लेकिन क्रिस सारी सोच को हटा देता है और भले ही शेफ उसके लिए कुकीज बनाने का ऑफर करता है, इस बार वह प्रोसेस खुद हैंडल करना चाहता है। जब वह यह सब कह रहा होता है, हमारे हीरो पर स्ट्रॉबेरी मुश का एकदम स्प्लैश लगता है। ऑर्क्स स्ट्रॉबेरीज को बुरी तरह पीट रहे हैं, इतना कि क्रिस सवाल कर रहा है कि क्या यह असली खून है। आगे बढ़ते हुए हमें क्रिस को अपनी ग्रेट आंट मैरियन को छोड़ने आते हुए देखते हैं। उसे पता था कि वह जाने वाली है और अलविदा कहना चाहता था, एक जेस्चर जिसकी वह तारीफ करती है। और भी ज्यादा वह उसे एक गिफ्ट रैप्ड प्रेजेंट देता है। वह डिलीशियस कुकीज हैं जो उसने प्यार से बनाए थे उसकी खुशी के लिए। मैरियन सच में गिफ्ट एंजॉय करती है और काउंट कजार अचानक रियलाइज करते हैं कि उनके बेटे ने उनसे उसके फेवरेट स्नैक के बारे में क्यों पूछा था। पता चलता है कि वह छोटे से छोटे डिटेल्स के साथ एक मास्टर मैनिपुलेटर है। मिरियन और भी हैरान है यह सुनकर कि बच्चे ने पर्सनली ये उसके लिए बेक किए थे। एक बाइट लेने पर वह तुरंत टेस्ट से सूंड हो जाती है। क्रिस वह शब्द सुनना चाहता था, ग्लैड टू हियर दैट। ऑफ कोर्स उसकी आंट उसके जेस्चर के लिए उसे एक गिफ्ट वापस करना चाहती है, तो वह उसे कुछ भी मांगने देती है। यही वह पल था जिसका वह इंतजार कर रहा था। क्रिस अपनी टैक्टिक को और गहरा करता है और उसे अब से अपनी असली आंट बनने की रिक्वेस्ट करता है, भले ही वह पहले ही खून के रिश्ते से जुड़े हैं। मिरियन सोचती है कि लड़के की बातों के पीछे कोई गहरा मतलब है और उसे याद आता है कि वह डार्क राइट रिचुअल में पार्टिसिपेट करने वाला है। वह रियलाइज करती है कि वह आने वाले सक्सेशन कॉन्फ्लिक्ट में उसकी सपोर्ट चाहता है। अनफॉर्चुनेटली वह उसे ऐसा फेवर नहीं दे सकती। बात यह है कि मेन फैमिली के रिप्रेजेंटेटिव्स को आउटकम में अनबायस्ड रहना चाहिए, यही उनका एक और एक ही रूल है। क्रिस आर्ग्यू करता है कि वह सच में ऐसा कुछ नहीं ढूंढ रहा था, उसे बस अपनी आंट के साथ एक करीबी रिश्ता चाहिए। मिरियन यकीन नहीं कर सकती कि इस बच्चे के बातों के पीछे कोई अल्टीरियर मोटिव्स नहीं है। वह अपने प्यारे चेहरे के साथ ऑस्कर लेवल एक्टिंग परफॉर्मेंस देता है, उसे मदद करने की भीख मांगता है। मैरियन उसकी फॉरवर्डनेस को पसंद करती है और यह जानते हुए कि उसने उसके लिए डिलीशियस कुकीज बनाए थे, उसे उसकी पसंद आ गई है। वह अपनी अगली विजिट पर उसकी तरफ से और कुकीज रिक्वेस्ट करती है और उनका रिश्ता ऐसे खिलता हुआ देखकर
काउंट कजार अपनी आंखों से आंसू पोंछते हैं। क्रिस यहाँ सच में अपनी पूरी कोशिश कर रहा है। अपनी आंट को कह रहा है कि अगर उसने जरूरत पड़ने पर उसकी मदद नहीं की तो वह टेस्ट को खराब कर देगा। मैरियन मुस्कुराती है, लड़के को एड्रेस करती है और आखिरकार उसे ब्लैक शैडो नाइट्स में ज्वाइन करने का मौका देती है। उसने मेलन के खिलाफ अपनी बैटल के लिए उसकी स्किल्स को पहले ही अकाउंट कर लिया है और उसके अंदर एक बहुत बड़ी पोटेंशियल है, एल्डर क्लैन हेड से भी ज्यादा। लेकिन उस पोटेंशियल को बाहर लाने से पहले उसके राइवल्स उसे बहुत तकलीफ देंगे। मारियन उस डार्क फ्यूचर के बारे में चिंतित है, जबकि क्रिस रिवील करता है कि वह मरने के लिए ठीक है जब तक वह अपने रास्ते में आने वाली ऑब्स्टिकल्स को कॉन्कर कर सके। उसकी इन्विटेशन के बावजूद क्रिस अपनी जीत में कॉन्फिडेंट है और उसे अश्योर करता है कि वह जीतेगा। इस तरह का कॉन्फिडेंस उसके पर्सपेक्टिव से ऑलमोस्ट डिट्रीमेंटल है, लेकिन उसे पता है कि वह एक एक्सेप्शन है और शायद सच बोल रहा है, इसलिए वह उसे रोक नहीं सकती। मैरियन अपने घोड़े पर चढ़ जाती है और लड़के को एक आखिरी सलाह देती है, उसे फर्स्ट यंग लेडी के खिलाफ स्ट्रांगली वॉर्न करते हुए। जूलियन उन सभी में सबसे जेंटल लगती है, लेकिन मैरियन उसे एशिड से भी ज्यादा बड़ा खतरा मानती है और क्लेम करती है कि वह जल्दी ही समझ जाएगा कि क्यों। क्रिस उसकी सलाह की तारीफ करता है और उसे अलविदा कहता है। सीन मैरियन के अपने भतीजे के बारे में एक पॉजिटिव व्यू गेन करने के साथ खत्म होता है जब वह अलविदा का जवाब देती है। अपने रूम में वापस क्रिस सोच विचार की हालत में है। मैरियन और उसके पिता दोनों कॉम्पिटेंट 6 स्टार लेवल वॉरियर्स थे, लेकिन उसने अभी तक ग्रेट वॉर के दौरान उनके कंट्रीब्यूशन या उन्होंने क्या रोल सर्व किया उसके बारे में ज्यादा नहीं सुना है। मैजिक एम्पायर में बहुत सारे कॉम्बैटेंट्स थे और उसने गेस किया कि यह नंबर कम से कम फोर्सेस ऑफ लाइट को सीरियस तकलीफ देने के लिए काफी होगा, लेकिन वह अपनी पिछली जिंदगी की रिपीट नहीं ढूंढ रहा है। अभी के लिए वह और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनने की इच्छा से प्रेरित है। अगले सीन में वह अपने पिता के साथ एक मीटिंग शेयर करता है जिसने अपने बेटे को बात करने के लिए बुलाया था, लेकिन उसके पूरे हैरानी में वह यकीन नहीं कर पाया कि क्रिस पहले ही 2 स्टार लेवल पर पहुंच गया था। बच्चा 1 महीने के अंदर उस लेवल तक पहुंच गया है। क्रिस कैजुअल एक्ट कर रहा है, अपने पिता को याद दिलाते हुए कि वह अलग तरीके से बना है। बात पर वापस आते हुए वह सोचता है कि क्या हुआ है। काउंट कजार रिवील करते हैं कि मेन हाउस ने उनसे कॉन्टैक्ट किया है और उसने उन्हें सीक्रेट डार्क रिचुअल के लिए थर्न और क्रिस दोनों की पार्टिसिपेशन के बारे में बताया। अनफॉर्चुनेटली कंपटीशन में सिर्फ थर्न को ही ज्वाइन करने की परमिशन मिली। क्रिस एक ड्रामा करता है, उसकी फैमिली की दौलत बर्बाद करने और हर तरह के घिनौने काम करने की क्रिस की गंदी रेपुटेशन की वजह से। यह एलिगेशंस या इस केस में सीधे फैक्ट्स हमारे हीरो को माइक टाइसन के अपरकट की तरह लगते हैं। वह जमीन पर गिर जाता है और मौत के करीब होता है जब उसका पिता अजीब तरीके से अपने बेटे का सपोर्ट करता है। क्रिस उठता है और पूछता है कि क्या लैंघम इस मेन डिसीजन के लिए जिम्मेदार था, लेकिन पता चलता है कि यह किसी और का हाथ है। पिता और बेटा दोनों रियलाइज करते हैं कि यह लॉयड द बैरन का काम है। लॉयन मैन हाउस का डायरेक्ट डिसेंडेंट और सेरेमोनी का मेन सेलिब्रिटी है। चलो देखते हैं होली डार्क सेरेमोनी असल में क्या है। ये एक रिचुअल है जहाँ कुछ कैंडिडेट्स डायमेंशनल शैडो से निकाली गई एक खास तरह की डार्कनेस शेयर करते हैं। क्योंकि क्वांटिटी लिमिटेड है और सिर्फ एक हद तक शेयर की जा सकती है, कैंडिडेट्स को अपनी कॉम्पिटेंस दिखाने के लिए लड़ना पड़ता है। इसका मतलब यह भी है कि जो ज्यादा पावरफुल कैंडिडेट्स होते हैं उन्हें सबसे ज्यादा डार्कनेस मिलती है। नतीजा यह है कि वह फैमिली का एयर या प्रिंस बनने की चाबी है। इस केस में लोवेन की जीत उसे छठा प्रिंस बनाएगी और अगर ऐसा होता है तो क्रिस के प्लान्स टूट जाएंगे। काउंट कजार एम्फसाइज करता है कि वह उनसे एक बार फिर बात करेगा और अगर कुछ होता है तो वह हमेशा मैरियन का यूज कर सकते हैं, लेकिन क्रिस उसे रोकता है, यह मानते हुए कि वह इस सिचुएशन को हैंडल करने में पूरी तरह केपेबल है। कजार उसका कंधा पकड़ता है लड़के के टैलेंट को एक्नॉलेज करते हुए, लेकिन वह इस बार उसे सपोर्ट करना चाहता है। एक जेस्चर जिसकी लड़का सच में तारीफ करता है, लेकिन यह लड़का एक बदमाश है जिसके अपने तरीके हैं कुछ करने के और वह अपने पिता को अपनी बात प्रूव करने के लिए एक बदसूरत विलेनस चेहरा बनाता है। लड़का पूछता है कि क्या काउंट टायरमन की फैमिली भी सेरेमोनी में पार्टिसिपेट कर रही है। पता चलता है कि तीसरा बेटा सच में एक पार्टिसिपेंट है और वह बच्चा जो क्रिस से भी ज्यादा लो लाइफ है उसकी पार्टिसिपेशन के खिलाफ वोट करता है। अपने पिता का गुस्सा देखकर क्रिस रियलाइज कर रहा है कि उसका पिता सच में अपने बच्चों से प्यार करता है। अपेरेंटली वह उसे शांत रहने को कहता है क्योंकि उसका इरादा है कि वह अपने हेटर्स को उनकी बातें वापस खिलाएगा। उसे पता है कि टीरमन फैमिली एबनी हंट इवेंट होस्ट करती है तो वह बस उस हंट का पार्टिसिपेंट बन जाएगा। सीन मैरियन पर कट होता है जो अपना मिशन पूरा करने के बाद अपने लॉर्ड के पास वापस आती है। वह क्रिस की बहुत तारीफ करती है जिससे एल्डर क्लैन हेड हैरान हो जाते हैं जिन्हें वह बच्चा अब तक बस एक फूल ही याद था। ऑफ कोर्स मैरियन मानती है कि वह बहुत बदल गया है, तो पेट्रियार्क पूछता है कि क्या लड़का उसकी विश पूरी करने के लिए क्वालिफाइड है। कमांडर रिफ्लेक्ट करती है कि यह विश जिसके लिए वह इतना बेचैन है नियति को ही पलटने की जरूरत है, फॉरबिडन मैजिक से मौत की बेड़ियों को तोड़ने की इच्छा। हालांकि मैरियन इस पॉइंट पर अनश्योर है, वह एक बात कॉन्फिडेंस के साथ कह सकती है, लड़का उस इम्पॉसिबल विश को अचीव करने का सबसे करीबी चांस है। वह बातें सुनकर पेट्रियार्क खुश होता है, भले ही फैमिली कंसेंसस उसकी डार्क सेरेमोनी में पार्टिसिपेशन के खिलाफ है। ऑफ कोर्स लॉर्ड पेट्रियार्क भी डिसीजन का विरोध करने को तैयार नहीं है क्योंकि उन्हें लगता है कि लड़के को इस चैलेंज को ओवरकम करने के लिए खुद सोल्यूशन ढूंढना चाहिए। मैरियन के अलग आर्ग्यू करने और बच्चे की पार्टिसिपेशन के सपोर्ट में बोलने के बावजूद वह बूढ़ा आदमी डरावने तरीके से उसे चुप कराता है। उसके व्यवहार के अपने रिफ्लेक्शन में मैरियन रिमार्क करती है कि वह बस ऐसा ही आदमी था, उसकी एक्सेप्शनल एक्सपेक्टेशंस थी और वह इसके जवाब में रूथलेस हो गया। एल्डर क्लैन हेड उसके लड़के की इतनी तारीफ करने की एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी, ब्लड सकर डिक्लेयर करते हुए। वह साइमन को बुलाता है जो क्लैन का हेड स्टीवर्ड है। पूरी बात सुनकर साइमन को होली डार्क सेरेमोनी तक बच्चे पर करीब से नजर रखने, उसके हर एक्शन को ऑब्जर्व करने का ड्यूटी दी जाती है। भले ही वह उस कमांड को एग्जीक्यूट करने में खुश है, साइमन बच्चे पर एक छोटा प्रैंक भी करना चाहता है। हेड पेट्रियार्क ठंडी नजर से देखता है और उसे याद दिलाता है कि ज्यादा आराम से न हो। कुछ कहता है कि यहाँ ब्लड सकर बहुत डेंजरस है। इसी बीच मैरियन बच्चे के लिए बेस्ट की विश करती है। आगे क्या होने वाला है इसके लिए साफ तौर पर चिंतित है। सीन क्रिस पर वापस जाता है जो अपनी एनालिसिस एंजॉय कर रहा है। 2 स्टार लेवल तक पहुंचना एक नया चैलेंज पेश करता है और वह है 3 स्टार लेवल तक पहुंचना जो अभी के लिए बहुत दूर लगता है।
यही वजह है कि उसे एबोनी की जरूरत है और इसके साथ वह रिलेटिवली कम टाइम में बहुत सारी मैजिक इकट्ठा कर सकता है। टिरामोन फैमिली द्वारा इबोनी हंट इवेंट होस्ट किए जाने की वजह से वह इस समय पार्टिसिपेट करने में लकी है। एक ही इशू वह यह है कि बीस्ट कराजो को कैप्चर करने का गोल अचीव करने के बाद भी एबोनी हासिल करना गारंटीड नहीं है। उसे पूरी तरह हाथ में लेने के लिए एक स्पेशल कंडीशन पूरी करनी पड़ती है। क्रिस कैरेज से बाहर निकलता है, उस बूढ़े मर्चेंट से मिलता है जो खाली हाथ दिखता है। जिस पल वह अपना बैग निकालता है, हमारा हीरो उसे फेंक देता है और उसके लिए गिफ्ट के रूप में बहुत सारे डैम कॉइन्स रिवील करता है। साफ तौर पर वह इनको गिफ्ट के रूप में नहीं ढूंढ रहा था। क्रिस उसे बहुत छेड़ता है, उसे याद दिलाते हुए कि वह उसके चल रहे इलीगल डीलिंग्स के बारे में जानता है और ये भी कि मोटा आदमी टैक्सेस से कैसे बच रहा है। ये अचानक फैक्ट चेक्स उस आदमी को मार रहे हैं, लेकिन क्रिस उस पर आंख बंद करने में बहुत खुश है जब तक मर्चेंट अपनी गड़बड़ साफ करता है। आखिर में वह यहाँ एक छोटी चीज के लिए आया है जिसे ग्रे पिल कहते हैं। ये ब्लैक मार्केट में अवेलेबल एक एक्सक्लूसिव आइटम है और क्या पता ये बहुत ज्यादा महंगा है। ये बहुत ज्यादा महंगा है। क्रिस को कोई फर्क नहीं पड़ता और मरी को अपने तरीके यूज करने को कहता है। लड़की पागल हो जाती है और उसे पकड़ने के लिए अपने टॉर्चर वेपन्स निकाल लेती है। ये सबसे आसान तरीका है क्योंकि ये आदमी तुरंत हार मान जाता है। क्रिस के अम्यूजमेंट में उस मैसिव रिक्वेस्ट के अलावा वह उसे एक अच्छा खंजर और कुछ आर्मर भी पकड़ने को कहता है, ये कहते हुए कि वह कैरेज में बैठता है और जबकि वह बूढ़ा आदमी अंदर ही अंदर उसे बहुत गाली दे रहा होता है, वह हार मानकर टूट जाता है। मरी जानती है कि यंग मास्टर को घर वापस जाने से पहले एक और डेस्टिनेशन का ख्याल रखना है। वह कोचमैन को रुकने को कहता है और अपने रास्ते चला जाता है। मरी उसे किसी एफ्रोडीजियक को घूरते हुए देखती है। ये पिंक एलिक्सर हमारे हीरो को इंटिमिडेटिंग लगता है, जबकि मरी यहाँ सवाल कर रही है कि क्या वह हाल ही में एसयूएस एक्टिविटीज में एंगेज कर रहा है। क्रिस एलिगेशंस को झूठ बताता है, जबकि मरी के ग्राफिक्स उस जोजो जैसी नजर के साथ 100 पर पहुंच जाते हैं। क्रिस को अपेरेंटली एफ्रोडीजियक किसी और के लिए चाहिए, खासकर अपने पिता के लिए जो बूढ़े हो रहे हैं। जहाँ तक सर्वर की बात है, वह इस हरामजादे को कहता है कि यह कन्वर्सेशन अपनी कब्र तक सीक्रेट रखे। खैर, क्रिस अपने भाई के साथ अपने पिता से मिलने वापस आता है। थर्न को टॉर्चर करते हुए जैसे उसे करना चाहिए, भाई उसे अपना लंबा टाइटल बोलने पर मजबूर करता है। थर्न बस अपने भाई को एडवाइस करता है कि इबनी हंट के दौरान चोट न खाए, जबकि हमारा हीरो उसे अपने भाई के लिए चिंता करने पर छेड़ता है। उनका झगड़ा उनके पिता के क्रिश्चियन को टियरमैन फैमिली के कंटेस्टेंट्स को बुरी तरह पीटने के ऑर्डर देने से रुक जाता है। जीनियस मेज वादा करता है कि वह अच्छी खबर के साथ वापस आएगा। मजेदार बात यह है कि काउंट हजार अब भी उस लंबे टाइटल को भूला नहीं पाए हैं और थर्न को उस पर भी छेड़ते हैं। सीन टेरामन एस्टेट पर कट होता है, जहाँ एक ऑरेंज गॉब्लिन वेटर क्रिस को मैनर में एंटर करने की परमिशन नहीं देता। क्रिस जानता है कि यंग लॉर्ड अलोइस ने एक एक्सक्लूसिव ऑर्डर जारी किया है, उसे अंदर आने से मना करते हुए। अपनी बातों से प्रेशर डालते हुए यंग मास्टर पूछता है कि क्या उसे कैपिटल में किसी और जगह रहने को कहा जा रहा है। गरीब गॉब्लिन डरता है, लेकिन आखिरकार वह बेसिकली हाँ कहता है। हालांकि क्रिस के नौकर उसका नाम बचाने के लिए बीच में कूदते हैं, वह उन्हें रोकता है और प्रेशर डालना जारी रखता है। पूछता है कि होटल का बिल कौन पे करेगा। नौकर जवाब देता है कि वह बस टियरमैन फैमिली को चार्ज कर सकता है, जो हमारे हीरो के कानों में म्यूजिक जैसा लगता है। कुछ कहता है कि ये आदमी उनका बैंक तोड़ने वाला है, और बिल्कुल वही होता है क्योंकि ये स्मार्ट एस असल में सबसे वाइल्ड होटल जाता है, जिसका उन्हें अपने स्टे के लिए 1 लाख रुपीस खर्च करने पड़ेंगे। क्रिस किसी और के पैसे जलाने में बहुत खुश है जब वह ये सब कर रहा है। जब वह अगला क्या करना है इस पर डिस्कस कर रहे होते हैं, टंग खुलता है। मरी एक टेरिबल सरप्राइज की तरह बाहर निकल कर आती है। क्रिस इस आउटकम की एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था और सोचता है कि उसे क्या प्रॉब्लम है। वह उसके लगेज में उसकी सबसे वफादार मेड के रूप में छिप गई थी। क्रिस साफ तौर पर अनॉयड है जब अचानक ही अलोइस द थर्ड प्रिंस उस पर एक बड़ा बिल देने के लिए दहाड़ता है। हमारा हीरो उसे मजाक समझता है, भले ही अलोइस साल के एबनी हंट का स्टार है। ऑफ कोर्स क्रिस सिर्फ किसी भी होटल में नहीं रहना चाहता था, तो उसने सबसे अच्छी एस्टेट चुनी जो उसे याद थी। वह अलोइस को गुस्सा होने पर छेड़ता है, स्पेशली जब वही है जिसने वैसा ऑर्डर जारी किया था। गुस्सा होकर अलोइस एक बीस्ट को छोड़ता है, अभी यही लड़ने के लिए तैयार है। ये क्रीचर असल में टिरामोन स्टाइल बीस्ट है जिसमें मैजिक कंट्रोल करने की एबिलिटी है। टेमिंग टेक्निक से अलग इस टेक्निक में डर के थ्रू बीस्ट्स को कंट्रोल करने के लिए डार्क मैजिक का यूज किया जाता था। कुछ फीलिंग्स क्रीचर के अंदर पैदा की जाती है और प्रोसेस कॉम्प्लेक्स है, मास्टर करने में टाइम लगता है। रिगार्डलेस क्रिस को कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वह किटी कैट को मारना में बहुत खुश है। वह मरी से पूछता है कि उनकी अपनी डिफेंस निकालने के लिए एक स्केरी किटी जैसे उसके सामने। जवाब में क्रिस खुद के लिए एक डैम स्टाफ तैयार करता है। एलोइस को उसे ट्राई करने के लिए उकसाता है। गुस्से में प्रिंस क्रिश्चियन पर अटैक करने के लिए इंटिमिडेटिंग क्रीचर को छोड़ता है। और मैं झूठ नहीं बोलूंगा, उसने अभी वह लंच ब्लॉक किया होगा, लेकिन उसमें अपनी जगह खड़े रहने के लिए बहुत हिम्मत लगी होगी। क्रीचर असल में क्रिस को एक तरफ पटक देता है। उसे तीसरे प्रिंस को फाइट में नंबर्स का गलत इस्तेमाल करने पर ताना मारने पर मजबूर करता है। वह एक कंडीशन रखता है। कंडीशन सिंपल है, अगर वह ये बैटल जीत जाता है तो वह एबनी हंट में बॉडीगार्ड के रूप में शामिल होगा और ड्राइवमैन नहीं। अलोइस गुस्से में बहुत बिजी है। वह क्रीचर पर चढ़ जाता है और क्रिस को एक सिंगल अटैक में कुचलने की कोशिश करता है। बीस्ट इम्पैक्ट पर जमीन को तोड़ देता है, लेकिन इंसान कहीं नहीं मिलता। हमारा हीरो पीछे से एक स्नीकी निंजा की तरह पॉपअप करता है और अपने वुडन स्टिक ऑफ डिस्ट्रक्शन से अलोइस को बुरी तरह पीटता है। उसके अटैक्स का एक अच्छा हिस्सा खाने के बाद अलोइस और ज्यादा एजिटेटेड हो जाता है, लेकिन इस बार जब क्रीचर उस पर चार्ज करने की कोशिश करता है तो वह कुछ देखता है। वह क्रिस पर छा रहे मौत के डरावने डर से पीछे हट जाता है, जिससे वह एक स्कैर्डी कैट की तरह रोने लगता है। अलोइस अब और भी ज्यादा शर्मिंदा, नहीं जानता कि क्या हो रहा है। फनी बात यह है कि क्रिस को बस एक इल्यूजन स्पेल बनाना था क्रीचर को फूल करने के लिए, लेकिन उसे लगता है कि ये सिली क्रीचर्स पर बहुत अच्छी तरह काम करता है। तीसरा प्रिंस हार मानने से इनकार करता है और उसकी जगह एक दूसरा बीस्ट कॉन्जर्स करता है। इस बार यह एक कोर्स है। क्रिस बेखौफ है और उसे पंक्स के बारे में एक इंटरेस्टिंग टिडबिट पर लेक्चर देता है। फिर वह तेजी से आगे बढ़ता है, उसके पूरे बदन को एक सिंगल स्ट्राइक से बेहोश कर देता है। क्रिस अपनी सेंटेंस पूरी करता है, एम्फसाइज करते हुए कि वह पूरा चैप्टर खत्म होने का इंतजार नहीं करेगा, सिर्फ अपने ओपोनेंट को एक एबिलिटी निकालने देने के लिए। भाई ने सच में कहा कि ये ड्रैगन बॉल जी नहीं है और तुम गोकू नहीं हो जो सुपर सैयन 3 बन रहे हो। इंडल्जेंट यंग मास्टर थोड़ी देर बाद एक गैम्बलिंग सेशन एंजॉय कर रहा है।
हाँ, अपेरेंटली ये उसका आराम करने का तरीका है, जो अगर मुझसे पूछो तो काफी महंगा आराम है। बदमाश बस अपना नाम का सम्मान एंजॉय करना चाहता है। मरी उसे जो भी चाहे करने देने में ठीक है, जब तक वह शराब न पिए। गरीब लड़के को अल्कोहल के बजाय जिंजर एल से डील करना पड़ता है, जो शायद उसकी पहले वाली फाइट से भी ज्यादा टफ बैटल है। टायरमैन फैमिली के नौकर आर्लोस के ऑर्डर्स पर इस आदमी पर नजर रखकर हैरान है। चर्च उन्हें अपने साथ गेम एंजॉय करने का मौका देता है। आखिरकार उसने उनके मास्टर की बुरी तरह पिटाई की थी, तो अच्छा चांस है कि आर्लोस कल तक नहीं उठेगा। ऑफर टेम्पटिंग लगता है, लेकिन उसके नौकर आर्लोस के वफादार हैं, तो वह उसे मना कर देते हैं। वेल, आखिरकार क्या होता है? ये आदमी थोड़ा ज्यादा इंडल्ज होने के बाद पूरी तरह बेहोश हो जाता है। भाई इतना बेहोश है कि इवन नौकर भी सोचते हैं कि उन्हें अब उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। वह बस रिपोर्ट फाइल करेंगे और दिन के लिए चेक इन करेंगे। फनी बात यह है कि यही उसका प्लान था शुरू से। क्रिस आसानी से उन्हें मैनिपुलेट करता है और सोचता है कि क्या वह मूव करने वाले हैं। वह अपना सामान पैक करता है मरी को उसके पीछे न आने को कहते हुए, जो जैसा कि आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं फ्रीकी मेड के लिए बहुत मुश्किल काम होगा। इसके अलावा पहले वाले एफ्रोडीजियक याद है? वह अब भी सोचती है कि वह अपने पिता के बजाय खुद के लिए यूज कर रहा है। मरी शर्मिंदा है कि वह लेडीज के साथ टाइम एंजॉय करने जा रहा है। क्रिस उसकी लैक ऑफ फिल्टर से हैरान है, क्योंकि अपेरेंटली वह सिर्फ एक सिंगुलर डायमेंशन में सोचती है। सीन किथॉन माउंटेन रेंज पर कट होता है, जो टायरमैन फैमिली का हिडन डोमेन माना जाता है। डेमोनिक बीस्ट्स यहाँ बहुत ज्यादा है। यही वजह है कि क्रिस उनके हंटिंग ग्राउंड को लोकेट कर रहा है। वह जल्दी उसे ढूंढ लेता है और सोचता है कि सिक्योरिटी बहुत घटिया है, सिर्फ 2 गार्ड्स जगह को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। अपनी इनविजिबिलिटी मैजिक की वजह से जो उसने अपनी स्टूपिड मेड से सीखी थी, वह बिना पकड़े जाने की चिंता किए उनके पीछे से निकल पाता है, सीधा ऑल्टर तक चलते हुए। क्रिस जानता है कि यही वह जगह है जहाँ इकट्ठा हुई डार्कनेस अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचती है। जगह उतनी ही स्पूकी है जैसा उसने सोचा था, लेकिन अब उसे डार्कनेस इकट्ठा करने का तरीका सोचना होगा। एक डैम फरी के साथ अपनी कॉन्वर्सेशन याद करते हुए उसे याद आता है कि गोल है करात्सो को खुद की जान लेने पर मजबूर करना। बीस्ट को एक्सट्रीम डर तक ले जाना होगा, इतना कि वह मौत को ही बचने का एक इकलौता तरीका समझे। उस कॉन्फ्लिक्ट में जो डर और खुशी का एहसास पैदा करेगा, एक परफेक्ट पल आएगा जहां लाइट डार्कनेस में बदल जाएगी। यही वजह है कि टायरामैन अपनी डार्कनेस हंट्स के थ्रू बीस्ट्स को कंट्रोल करता है। अभी क्रिस का असली गोल उनकी सीक्रेट टेक्निक चुराना है, और उसने जो एफ्रोडीजियक मिक्स किया था उसे करात्सो को एक जबरदस्त फ्रेंजी में भेजना है। फिर वह डार्कनेस खुद के लिए चुरा लेगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसके पास टेक्निक मास्टर करने के लिए काफी टाइम नहीं है, तो वह एक ऑल्टरनेटिव तरीके की कोशिश करता है। अचानक क्रिस को एक डरावनी मौजूदगी महसूस होती है, जिससे वह पीछे हटता है और सोचता है कि क्या आसपास कोई है, लेकिन हैरानी की बात है, कोई नहीं है। वह एक खाली केव की तरफ खींचा चला जाता है, जिसमें एंटर करने पर उसे एक इनक्रेडिबल फोर्स ऑफ मैलिस उसे ग्रीट करती है। इस ओमिनस जगह पर एक हाई लेवल डार्क मैजिक बैरियर लगा हुआ है। अपनी हैरानी में जो वह अपनी आंखों के सामने देख रहा है, वह गेहना की रिफ्ट है। गेहना असल में डीमंस और फींड्स का डोमेन है, और यह हर तरह से डरावना है। यही एक जगह है जो ह्यूमन रेल्म से कनेक्ट करती है, जिससे एक इंटरेस्टिंग आइडिया आता है। क्रिस असल में करात्सो को इस जगह पर मजबूर कर सकता है, अपने परफेक्ट एफ्रोडीजियक को बेट के रूप में यूज करते हुए। इस मेथड से कन्विंस होकर उसे लगता है कि उसके पास हंट को पूरा करने के लिए वह सब कुछ है, लेकिन जैसे ही वह मुड़ने वाला होता है, ब्लड सकर अचानक ही पॉप आउट करता है। यंग मास्टर के अब तक के एक्शन से इम्प्रेस और इंट्रीग्ड है। वह क्रिस की आर्लोस के खिलाफ फाइट और उसके सर्वेंट्स के खिलाफ इंप्रेसिव मैनिपुलेशन का गवाह था। अब बच्चा एक इलैबोरेट स्कीम भी खोलने वाला था। इसने ग्रैंड स्टीवर्ड को उसके साथ खेलने के लिए एक्साइटेड किया। एक प्लान सोचते हुए साइमन गेहना की रिफ्ट को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाता है, जिससे नतीजे में खून रिसना शुरू हो जाता है। रिफ्ट उसका नाम पुकारती है, उसे द बिट्रेयर के रूप में डब करती है। एक शॉकिंग प्लॉट ट्विस्ट में साइमन अपना मूव करता है। हंट का दिन आखिरकार आ गया है, आर्लोस अपनी फैमिली का झंडा रिप्रेजेंट करते हुए। क्रिस उसके मुंह पर कुछ बकवास करता है कि वह इतना अकड़ता है, जबकि उसकी बुरी तरह पिटाई हुई थी। आर्लोस वापस ताना मारता है उसे अनयूजेबल होली सोर्ड लाने पर, लेकिन क्रिस सोचता है कि उसे वेपन की इंटेग्रिटी को उसे पीट कर टेस्ट करना चाहिए। उनका बैंटर तब खत्म होता है जब थर्ड प्रिंस अपनी टीम को कराजो को ऑल्टर तक लोअर करने का ऑर्डर देता है। वह गार्ड्स और मेजेस को अपने पीछे आने को कहता है। जबकि यह हो रहा है, क्रिस उन पर नजर रखे हुए सीक्रेट बैट से वैरी है। वह ब्रैटी प्रिंस की मदद करने में खुश है और ऑल्टर पर दूसरों का इंतजार करने चला जाता है। मेज उसे अनॉय होता है और उसे बैठने को कहता है अगर वह परेशानी करेगा। क्रिस खुशी से वह ऑफर एक्सेप्ट करता है और फ्री होकर चला जाता है, जिससे मेज गुस्से में आ जाता है। आर्लोस उसे कंट्रोल करता है और एम्फसाइज करता है कि उन्हें हंट पर फोकस करना चाहिए। क्रिस को फ्लैग गार्ड करने को कहा जाता है, जैसे वह स्काउंड्रल है, जो अभी के लिए दुनिया का सबसे आसान काम है। जब वह खुद एंजॉय कर रहा है, उसे पता है कि बातें उसके हिसाब से चल रही हैं। इसके अलावा उसने ग्रांटल से खंजर और भी हासिल कर लिया था, जैसा कि प्लान किया गया था। क्रिस आर्लोस और मेज को ऑब्जर्वेशन में बिजी देखता है। वह कराजो की मौजूदगी महसूस करता है। जैसे ही बीडी आइड बीस्ट आखिरकार आता है, एक नजर में आप शायद सोचेंगे कि यह घटिया जानवर सबसे प्यारा क्रीचर है। आर्लोस तैयार है और क्रीचर को बाइंड करने के लिए मैजिक रिचुअल रिलीज करता है, लेकिन उसके छेड़छाड़ के बावजूद करात्सो उसके कमांड के अंडर एंटाइज होने के बजाय सिर्फ गुस्से में आ जाता है। तीसरा प्रिंस इस आउटकम की एंटिसिपेट नहीं कर पाया और जमीन पर थप्पड़ खाकर गिर जाता है। मेज अपने मास्टर को चेक करने दौड़ता है। बातों को और खराब करने के लिए उसे पॉइजन लगा है, जिससे मेजेस तुरंत एक डिफेंसिव बैरियर खड़े करते हैं। लेकिन इस बैटल को दूर से देखते हुए क्रिस को लगता है कि उनका कुछ नहीं हो पाएगा, स्पेशली क्योंकि उसने पहले ही एफ्रोडीजियक यूज करके बीस्ट को वाइल्ड कर दिया है। शुक्र है आर्लोस के पास एंटीडोट था, लेकिन वह भी जानता है कि अगर उन्हें इसका सामना करना पड़ा तो उन्हें सीरियस तकलीफ होने वाली है। गार्ड्स क्रीचर को पीछे हटाने के लिए कूदते हैं, लेकिन सच कहूँ तो वह एक बड़े गुस्से वाले पक्षी के खिलाफ कुछ नहीं कर पाएंगे, जो उन्हें अपनी शेयर साइज से धकेल देता है। आर्लोस जमीन पर टकराने वाला है और इम्पैक्ट के लिए तैयार होता है, जब अचानक क्रिस उसके सपोर्ट में आता है, अटैक को डिफेंड करते हुए और साथ ही आर्लोस को जमीन पर बुरी तरह ग्रिलिंग करते हुए। भाई उसे कहता है कि वह पैथेटिक है और वह मदद करने को तैयार है जब तक तीसरा प्रिंस उसे भाई के रूप में रेफर करे। आर्लोस रेजिस्ट करता है जब तक क्रिस इस वाइल्ड क्रीचर को प्रिंस के खिलाफ अपना गुस्सा निकालने देने की पॉसिबिलिटी पर हंसता है। बॉडीगार्ड्स पहले ही नीचे हैं और बैरियर्स काम नहीं कर रहे।
आर्लोस अपने ईगो के बावजूद स्काउंड्रल से मदद मांगता है। वह बातें सुनकर खुश होता है। क्रिस खुशी से अपने वेपन के स्विंग से क्रीचर को हटा देता है। फिर वह एक बाइंडिंग स्पेल यूज करता है। अपनी टेक्निक के अचानक यूज से आर्लोस को बहुत हैरान करता है, लेकिन असल में वह ओरिजिनल टेक्निक का बस एक मॉकरी यूज कर रहा था। ये मिड लेवल टेक्निक से ज्यादा कुछ नहीं था। बीस्ट करात्सो रेजिस्ट करता है, लेकिन लकी है क्रिस उसे एक्सेप्शनली वेल कंट्रोल करता है। आर्लोस रियलाइज करता है कि क्या हो रहा है। क्रिस ने उसे फूल किया और अपने पर्सनल गोल के लिए बीस्ट पर कंट्रोल कर लिया। वह करात्सो को गहना के सीक्रेट केव तक ले जाता है। जगह क्रीचर के अंदर मौत का डर पैदा करती है जब तक वह उस गोल्डन स्टेट तक नहीं पहुंच जाता जिसका वह इंतजार कर रहा था। इस ऑपर्चुन मोमेंट का फायदा उठाते हुए क्रिस अपनी ब्लेड क्रीचर के बॉडी में घुसा देता है। जब तक आर्लोस और उसके आदमी वहां पहुंचते हैं तब तक सब हो चुका होता है। तीसरा प्रिंस अपनी सेफ्टी के लिए चिंतित है और एम्फसाइज करता है कि उन्हें जल्दी से जल्दी निकलना चाहिए, लेकिन क्रिस का ऐसा करने का कोई प्लान नहीं है और उन्हें वह एशेंड ऑर्ब दिखाता है जो उसने बीस्ट से हासिल किया था। साफ तौर पर यह वह नहीं था जिसकी वह एक्सपेक्ट कर रहे थे। मेज उस पर इंटरवीन करने के लिए दहाड़ता है, जबकि आर्लोस असल में 180 डिग्री पलट जाता है और हमारे हीरो को अपने आदमियों की जान बचाने के लिए धन्यवाद कहता है। आखिरकार उसकी वजह से ही उन्होंने एक डार्कर फेट को अवॉइड किया। इससे क्रिस को ऑलमोस्ट बुरा लगता है, स्पेशली क्योंकि उसने चोरी छुपके ऑर्ब को फेक से बदलकर उसके लिए हंट बर्बाद कर दी थी। फिर भी क्रिस हार मानने वाला नहीं है और आर्लोस को याद दिलाता है कि अब से उसे सीनियर ब्रदर के रूप में रेफर करना होगा। ये किसी ऐसे आदमी पर एक टीजिंग रिमार्क है जो आपसे सालों बड़ा है। उनके बैंटर के बीच में उन दोनों को आसपास से अचानक और जबरदस्त प्रेशर महसूस होता है। दो डरावनी आंखें अंधेरे से उन्हें घूर रही हैं। क्रिस जानता है कि वह बड़ी तकलीफ में है जिस पल वह गहना के डीमन पर नजर डालता है। यह जायंट मॉन्स्ट्रोसिटी उन्हें एक स्कैरी चेहरे के साथ ग्रीट करता है और उसकी प्रोटेक्शन में कूदते हुए आर्लोस हमारे हीरो को कहता है कि जब तक वह भाग सकता है भाग जाए। मुझे अब वे बहुत ज्यादा पसंद आने लगा है। ये एक अच्छा चेंज है। उन पर नजर रखे हुए डैम बैट्स को नोट करते हुए क्रिस अपनी ब्लेड सीधे बैट पर लॉन्च करता है, साइमन के सिग्नल को डिसरप्ट करने पर मजबूर करते हुए। वह यकीन नहीं कर सकता कि बच्चे ने उसका कनेक्शन नोटिस कर लिया और अब जब उसका बैट डिस्ट्रॉय हो गया है तो वह कुछ नहीं कर सकता अगर बातें गलत होती हैं। इवन अपने ब्लड लाइन आर्ट्स यूज करने के बाद भी साइमन रियलाइज करता है कि उसे तुरंत जल्दी करनी चाहिए वरना वह सब मर जाएंगे। केव में वापस क्रिस एक्सप्रेस करता है कि उसे चोरी छुप के नजर रखा जाना बिल्कुल पसंद नहीं है। डीमन हंसता है, ये मानते हुए कि ये लड़के के लिए एक डेथ विश है। एज ऑफ रूइन के दौरान अपनी बैटल्स याद करते हुए क्रिस को पता है कि यह आदमी कम से कम 5 स्टार लेवल पर है। इसका मतलब है कि वह यहाँ अगली सुकुना का सामना नहीं कर सकता, लेकिन वह एक चीज कर सकता है। आर्लोस उस पर अपनी मैजिक पावर वेस्ट करने पर चिल्लाता है और क्योंकि क्रिस का स्लीपिंग स्पेल अभी उस पर काम नहीं किया, हमारा हीरो उस पर पंचेस की ओल्ड स्कूल मेथड डिप्लॉय करता है। प्रिंस बेहोश होने के साथ डीमन एक सैक्रिफाइस ऑफर किए जाने की पॉसिबिलिटी पर हंसता है। फनी बात यह है कि वह क्रिस को ट्रिब्यूट के लिए छोड़ने को भी तैयार है। हमारा हीरो उसे कहता है कि वह बहुत ज्यादा बकवास करता है और होली सोर्ड ग्रेनेड निकालता है। डीमन इंप्रेस होता है, लेकिन उसे लगता है कि ऐसा वेपन निकालना बेकार है जिसे क्रिस खुद भी यूज नहीं कर सकता। वह अपना पहला अटैक छोड़ता है जिसे क्रिस ब्लॉक करता है, लेकिन जितना भी कॉम्पिटेंट वह है वह अटैक से इतना ओवरवेल्म्ड हो जाता है कि खून खांसी रहा है। बातें बहुत बुरी लग रही हैं और कंसिडरेट डीमन लड़के को अपने साथी को सैक्रिफाइस करने का दूसरा मौका देता है, लेकिन नहीं, यह आदमी पैदाइशी सैवेज है और वह वैसा ही रहने का प्लान करता है जब वह डीमन के चेहरे पर थूकता है। बिना कोई शब्द यूज किए यह फक यू का सबसे करीबी तरीका है। क्रिस खुद को आजाद करता है और उसने जो एबोनी हासिल किया था उसका यूज डिप्लॉय करता है, अपनी ब्लेड को गोल्डन लाइट से ढकते हुए। गहना का डीमन शॉक्ड है कि वह लाइट को कंट्रोल कर सकता है जबकि वह डार्क का क्रीचर है। क्रिस खुश है कि उसने डीमन को पहले ही कांपने पर मजबूर कर दिया है। डीमन क्रिस को उसकी जगह से खत्म करने के लिए एक पावरफुल अटैक छोड़ता है। जवाब में हमारा हीरो अपनी ब्लेड का एक पावरफुल स्विंग छोड़ता है जो डार्क के स्फीयर को काट देता है और डीमन की बॉडी को अलग कर देता है। लेकिन इतनी पावर खर्च करने के बाद भी क्रिस समझता है कि उसका बॉडी अभी तक उसे कंट्रोल करने के लिए तैयार नहीं है। वह थोड़ी देर बाद बेहोश हो जाता है। उसने अपनी पिछली जिंदगी में जो मूव यूज किया था उसे याद करते हुए द डेड सी फ्लैश, वह मूव जो उसने अभी यूज किया था। डेड सी के ऊपर रेस्टिंग एक सिंगुलर रे ऑफ लाइट से इंस्पायर्ड एक एबिलिटी है और ऐसी टेक्निक यूज करने के बावजूद उसका दोस्त हाउस मायर के लायक नहीं था, लेकिन वह क्रिस की पोटेंशियल पर बहुत विश्वास करता था, ये मानते हुए कि वह उनकी दुनिया को बचाने के लिए लाइट बनेगा। अब ये है एक सच्चे होमी के आप पर कॉन्फिडेंस की डेफिनेशन। लड़कों की परफॉर्मेंस को ऑब्जर्व करते हुए मफीना डार्क की एक हायर बीइंग और गहना के 7 सर्कल्स की पहली सीट उस पर इंट्रीगिंग तरीके से नजर रखती है। एस्टेट में वापस हमारा हीरो आखिरकार 2 दिन तक बेहोश रहने के बाद उठता है। उसका बॉडी क्रैंकी लगता है, लेकिन ठीक है, लकी है कि उसने जो डार्कनेस हासिल की है वह उसके साथ है। उसे बेहोश होने से पहले मेफिना की आवाज सुनने की याद आती है, रियलाइज करते हुए कि वह खुद को जितना सोचा था उससे ज्यादा तकलीफ में डाल रहा है। इस दुनिया में जो डीमंस अपने टैलेंट से प्रॉमिसिंग थे उन्हें अक्सर हाई रैंकिंग डेविल्स नोटिस करते थे जो उनकी ग्रोथ को अपनी ब्लेसिंग से पोषते थे, लेकिन यह बस उन लूजर्स के लिए एक घटिया तरीका है जो खुद से ग्रो नहीं कर सकते, या कम से कम हमारा प्रोटैगनिस्ट यही मानता है। इसके अलावा उसे लगता है कि मेफिना इतनी हाई अप नहीं हो सकती अगर वह 7 सर्कल्स पार्टी से है। किसी भी हाल में काउंट टायरमन जो अपने बेटे के विपरीत एक चैड लगता है, ध्यान दीजिए, पर्सनली लड़के को ग्रीट करने आता है। क्रिस लॉर्ड को ठीक से ग्रीट करने के लिए उठता है, लेकिन उसे आराम करने को कहा जाता है। वह उसे उस इन्वेस्टिगेशन टीम के बारे में बताता है जो कुछ दिन पहले भेजी गई थी। उनकी इन्वेस्टिगेशंस ने कुछ आउटसाइड मेज की छेड़छाड़ रिवील की, लेकिन लकी है उनके लिए डीमन को आखिर में वापस बुला लिया गया। फिर भी वह लकी थे कि वह उस पल खत्म नहीं हुए। इंटरेस्टिंगली क्रिस नोट करता है कि उन्हें अभी तक ये नहीं पता चला है